नमस्कार, सीबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी का दिन लेकिन एक बेहद वॉलेटाइल सत्र है। निफ्टी अब पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी दबाव के घेरे में। क्या होगी आज की क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में अब लौटी रिकवरी, निचले स्तरों से 150 पॉइंट सुधरकर 22,000 के पार निकला। बैंक निफ्टी में भी हल्का सुधार, लेकिन अब भी 225 पॉइंट नीचे। तगड़ी रिकवरी के साथ मिड कैप इंडेक्स पहुंचा 228 पॉइंट ऊपर। सीएलएससी की बिकवाली की सलाह के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में दबाव। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल करीब 2% गिरे। सीएलएससी ने कहा ऊंचे मार्केटिंग मार्जिन्स मेंटेन करना बड़ी चुनौती। क्रूड कीमतें 5 से 7% बढ़ी तो बढ़ेंगी मुश्किलें। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने बिरला ओपस ब्रांड के तहत पेंट बाजार में रखा कदम। पानीपत, लुधियाना और तमिलनाडु के चैयार प्लांट हुए कमीशन। कुमार मंगलम बिरला बोले अगले 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का है टारगेट। बेहतरीन नतीजों के बाद एबीबी में दूसरे दिन भी तेजी कायम। जेफरीज हुआ बुलिश, 6100 रुपए के ऊपर की दिया लक्ष्य। शेयर में करीब 8% की तेजी। और गन्ने की एफआरपी 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ने से शुगर कंपनियों में दिखा हल्का दबाव। शक्ति, सिंभावली और श्री रेणुका जैसे काउंटर्स 2 से 3% फिसले। नमस्कार, आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार बचा है और एक्सपायरी का दिन है आज। भारतीय बाजार सुबह से ही ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहे थे। इस समय हालांकि स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है। सुबह की मार्केट के बाद निचले लेवल्स पर रिकवरी आई है। खरीदारी का पूरा फायदा लोगों ने उठाया है और 22,000 के पार निकलने में हम कामयाब रहे हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक अगर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर अगर आप सिचुएशन देखें तो ये भी इनफैक्ट सुबह में 500-600 पॉइंट तक का नॉक ले चुका था, लेकिन डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में कर रहा है कारोबार, लेकिन निचले लेवल से कुछ सपोर्ट आया है। अब किन स्टॉक्स ने सपोर्ट किया, कहां पर ज्यादा एक्शन बना है, उस पर आएंगे आगे। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। मार्केट ब्रेथ 1:1 है और निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है वो पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश में, पूरी तरह से आया नहीं है। वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो रिवर्स नहीं हुआ है, भले ही इंडेक्स करीब 300 पॉइंट ऊपर आ गया हो। तो अब यहां से आगे किन लेवल्स का ध्यान रखें और स्पेशली आज क्लोजिंग के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। वीरो, एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला है, जहां पर आज सुबह में हमने देखा रफली वो 21,900 का भी लेवल ब्रीच हुआ। लग रहा था स्थिति और बिगड़ेगी, शायद 850 को भी टेस्ट करेंगे। वहां पर संभल गया बाजार। इस रिकवरी को कितने नंबर मिलने चाहिए पहले तो, और इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? हर्षदा, ट्रस्ट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिकवरी है, आप यकीन मानिए हर्षदा, 1 बजे जो स्टैट्स में लिख रहा था उसके मुताबिक, बिल्कुल उसके मुताबिक रिकवरी है ये, और ये रिकवरी आ चुकी है। दिक्कत की बात ये है बस कि क्लोजिंग में अब ट्रेड करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये रिकवरी आ चुकी है। देखिए हर्षदा, दोनों ही इंडाइसेस ने बिल्कुल अपने तयशुदा मार्क्स से पुल बैक दिया। आप निफ्टी और निफ्टी बैंक के जो हमने सुबह सुबह लेवल्स डिस्कस किए थे, आप एग्जैक्टली मार्क कर लीजिए सेकंड बेस। लेके आइए निफ्टी पे पहले। अभी कुछ देर पहले जब मैं स्टैट देखा था ना हर्षदा, निफ्टी ने आज पहले बेस को रिस्पेक्ट दी फर्स्ट इंस्टेंस में। प्लीज मेरे को हटा दीजिए स्क्रीन से और मेरी जगह चार्ट रख दीजिए। फर्स्ट इंस्टेंस में आया एक डिप आया सुबह सुबह जब आप स्क्रीन पे थी, 21,972 का लो लगाया, 100 पॉइंट का पुल बैक दिया, 100 पॉइंट का पुल बैक दिया, फिर कोलैप्स हुआ और गया 845। वहां से ये पुल बैक आया कितना, 150 से लेकर अब ये 250 पॉइंट का पुल बैक हो चुका है। मैंने क्लियरली सुबह कहा था, नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी स्लिप बिलो 21,850। अभी कुछ देर पहले जब मैं स्टैट्स देखा था हर्षदा, 21,850 पे 900 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, और मैंने उस वक्त ये लिखा, अब जो कि मैं स्क्रीन पे नहीं रख सकता, कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 21,965 और 22,010 एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। पर दिक्कत की बात है हर्षदा, वो आ चुकी है, अब कुछ करने के लिए है नहीं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आप ये देखिए आज का सेकंड बेस क्या था। देखिए हमने सेकंड बेस इसलिए मेंशन किया था हर्षदा, क्योंकि वॉलेटिलिटी पिछले 2-3 दिनों में बड़ी है, और वो सेकंड बेस क्या था वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 46,469,384। और एग्जैक्टली उसी क्लस्टर से
ये पुल बैक आया है। अब वो क्या था क्लस्टर, वो जो क्लस्टर सुबह हमने मेंशन किया था वो क्या था, वो है क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, वो एग्जैक्टली 10 डेमा। हर्षता, निफ्टी ने आज फर्स्ट इंस्टेंस में 10 डेमा छुआ, फिर 20 डेमा से पुल बैक दिया, और बैंक निफ्टी का आज लोवेस्ट क्लस्टर था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षता, क्योंकि अब ये ट्रेड आके जा चुका है, मैं फर्दर यहां पर किसी ट्रेड में इंडल्ज नहीं होना चाहूंगा। अगर आपने सुबह लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करी है, दैट्स गुड, बट फिर मैं कह रहा हूं कि जब तक निफ्टी पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो कि 21,850 है, वालेट नहीं हो रहा है, मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा। कोई दुराय नहीं है, चाहे वो आज हो, चाहे वो क्लोजिंग में हो, चाहे वो कल मॉर्निंग में हो, चाहे वो कल क्लोजिंग में हो। और निफ्टी बैंक में जब तक 46,500 46,700 की ट्रैजेक्टरी नहीं टूट रही है, दैट्स क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, तब तक कोई शॉर्टिंग थॉट्स नहीं है मेरे। हर्षता, अभी एज ऑफ नाउ मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 150 पॉइंट का ट्रेड निफ्टी में और ऑलरेडी 300 पॉइंट का ट्रेड निफ्टी बैंक में आके जा चुका है। सो नो फर्दर ट्रेड हर्षता, फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके, तो एक पुल बैक और पुल बैक पर भरोसा करना चाहिए, यही फिलहाल इस समय स्क्रीन भी आपको कह रही है। चलिए अब आपको कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखाते हैं जहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तेजी और मंदी दोनों तरह के सौदे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आयशर मोटर्स सुबह से ही तेजी में, कोल इंडिया में एक रिवर्सल देखने को मिला है, अब 2% ऊपर, और टेक्नोलॉजी काउंटर्स में सुबह से ही तेजी की पोजीशंस बरकरार हैं। HCL टेक इनफैक्ट 2% ऊपर, टेक महिंद्रा इसका साथ दे रहा है। ABB इंडिया कल से ही आउट परफॉर्म करता हुआ, तो यहाँ पर कोई विराम नहीं ले रहा है, ये एकदम एक तरफा तेजी, 8% के गेन्स आज। हिंदुस्तान कॉपर ये भी इनफैक्ट सुबह में थोड़ा सा नर्म दिख रहा था, फिर एक रिवर्सल आया। इंडियन होटल बाय साइड का ट्रेड था सुबह से ही, और कमिंस में भी अब हम देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दबाव में है। HPVP, IOC और CLSA की रिपोर्ट के बाद हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। बैंक्स का साथ नहीं मिला इस मार्केट को ज्यादा। इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स में शामिल, हीरो मोटो कॉर्प में बिकवाली, और भारतीय एयरटेल में भी आज गौर करिएगा मुनाफा वसूली का दबाव कायम है। IOC भी प्रेशर में, ट्रेंट, टाइटन दोनों ये टाटा ग्रुप कंपनियां दबाव में। इनफैक्ट सुबह में तो मेंशन कर रही थी टाटा कंज्यूमर में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और ग्रासिम के लिए एकदम वाइल्ड डे है। इंट्राडे में 3% नीचे था, अब आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेशर माउंट हो रहा है, इस पर आगे बातचीत होगी भी। याद रहे कि ग्रासिम ने आज अपने 3 पेंट वाले प्लांट कमीशन कर दिए हैं, उस लिहाज से ये फोकस में है। हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछेंगे यहाँ से अब अगला पड़ाव क्या स्ट्रैटेजी लेकर चले। ICICI सिक्योरिटीज के पंकज पांडे फंडामेंटल्स पर अपनी राय देंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और रुचिर जैन हैं। 220 पर ब्रिगेड ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रद्युमन कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। ध्यान रहे ब्रिगेड ग्रुप ने दरअसल 2 डील साइन की है, एक रिसोर्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दूसरी ऑफ कोर्स अपने होटल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लिए है। दोनों पर डिटेल्स लेंगे। 225 पर फोकस पेंट सेक्टर पे ग्रासिम की जो एंट्री हो रही है, आलोक प्रियदर्शी पहुंचे हैं ऑन ग्राउंड उस पेंट फैक्ट्री में जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ। वहां से उनसे ताज़ा अपडेट लेंगे क्योंकि रेवेन्यू के लिहाज से टारगेट सामने निकल कर आए हैं। फिर बात करेंगे शेखान के डेप्टी वाइस प्रेसिडेंट कौस्तभ पावस्कर से, जो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। साथ ही साथ 250 पर आज ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डीलिंग रूम का जायजा, BTST, STBT ट्रेड्स, ये सब आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ऑफ कोर्स 4 का चौका भी आपको मिलेगा। ओके, तो आपने हर्ष तक अगर आप देखें तरफ से जाना कि एग्जैक्टली इस प्रोग्राम का लाइनअप क्या है। अब जरा वो ऑप्शन स्टैट्स रेडी हो गए हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों नहीं वकालत कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि एक्सपायरी डे में आप दोनों एजेस दिख चुके हैं। आप 20 डे में दिख चुके हैं, आप 22,100 दिख चुके हैं। तो क्या हो रहा है कि अब बड़े बड़े कॉल राइटर्स के जोन में ऑलरेडी बड़े प्लेसमेंट हो गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड देखिए 22,100 पे कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग वाइज 2 करोड़, 22,200 पे ऑलरेडी 2 करोड़ है, 21,900 पे 2 करोड़, 22,000 पे 2.5 करोड़। तो अब ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा। अब शायद ऑप्शन राइटर्स अपना आके जौहर दिखाएंगे, तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बट एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक 46,833 पे आ चुका है। जरा इसकी प्लीज 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक थोड़ा डिफरेंट है, इसकी लोअर शेडो वाइल्ड है। याद रखिएगा,
अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये 46,050-60 की ट्रेजेक्ट्री अगर क्रॉस करे, 46,050-60 की ट्रेजेक्ट्री, तब एक 150-200 पॉइंट का स्विंग और मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी डे नहीं है निफ्टी बैंक के लिए। सो मैं उस पर फोकस करूंगा, बट एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेड जाके आके जा चुका है। अब पैनल से बातचीत करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, एक एक करके ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून सर। ये पिछले 25 मिनटों का पुल बैक, इसने ट्रेजेक्ट्री को बदल दिया, इंडिसेस की बिल्कुल मार्केट के बिहेवियर को बदल दिया। आप क्या ट्रेड पिक करेंगे सर इस वक्त? मुझे लगता है कि लॉन्ग साइड ही पिक करना चाहिए और स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर तेजी नजर आती है। यस, एक ब्रेकआउट चाहिए था, आज ब्रेकआउट अर्ली मॉर्निंग मिल गया। ट्रेड करा है 2381 पर गोदरेज पे, स्टॉप होना चाहिए 2360, करीब 20-21 रुपए का ही स्टॉप लॉस है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है मुझे लगता है 2450 के नजर आते हैं, हो सकता है आज कल में मिले, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये तो गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय साइड का ट्रेड है। रचना, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? रचना जी, आप तो म्यूट पे हैं। आज तो आशीष भी नहीं है जिनसे आप वो मेंटल टेलीपैथी में बात कर सके। I know, so sorry. Anyways, मेरा जो इस वक्त का ट्रेड है वो लॉन्ग साइड पे रिलायंस में है। रिलायंस के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को ये प्राइस क्रॉस ओवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 2952 के करीब है फ्यूचर्स। हम यहाँ पे ऐसे अगर लगा सकते हैं 2935 पे, तो अपसाइड पे हम बहुत ही जल्दी इस काउंटर को 2970 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद आगे जाके अगर ये मल्टी डे में कन्वर्ट करा जाए पोजीशन, तो हम बहुत जल्दी 3000 का नंबर भी इसमें देखने चाहिए। तो 2970 पहले और फिर 3000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बन रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। मानस, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, मारुति में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक अब करंट लेवल से आपको 300-400 पॉइंट की तेजी तो मारुति में देखने को बिल्कुल मिल सकती है। 12,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक, बट अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 11,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 11,800 तक के टारगेट आपको मारुति में देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है। मारुति का जो एट द मनी 11,600 का कॉल ऑप्शन है 145 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 104 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए। आई थिंक ऊपर की तरफ 250 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं मारुति के 11,600 के कॉल ऑप्शन में। ओके, 11,600 की कॉल में, मतलब सिर्फ अगर आप लास्ट 10 दिन के टाइम फ्रेम को देखें तो मारुति 1000 रुपए का स्विंग ऑलरेडी दे चुका है। 10,600 से 11,600 की ट्रेजेक्ट्री। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड में ही है। मैं एसआरएफ के फ्यूचर्स में ट्रेड देना चाहूंगी। इस लेवल पे हमने आज इसको प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है 2410 के अराउंड। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक मोमेंटम है और रिस्क रिवॉर्ड अगेन बहुत फेवरेबल है। आपको जस्ट 2400 के नीचे 2390 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है एसआरएफ आपको 2455 2470 के लिए एकदम एक अप्रोच लेगा। आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसको ट्रेड ले सकते हैं। 2400 एट द मनी कॉल ऑप्शन ही आप ले सकते हैं जो रफली 40 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 31 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ये भी मुझे लगता है आपको इजीली टुवर्ड्स 55 से 58 के गेंस की तरफ आपको दिखेगा। ओके, एसआरएफ 2400 की कॉल। अच्छा, एक बार एसआरएफ को स्क्रीन पे लेके आइएगा। केमिकल बास्केट में, मतलब आप समझ लीजिएगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स बने थे और जिसमें सबसे ज़्यादा पेन था, उसी में सबसे ज़्यादा गेन आ रहा है। 2409 पे ट्रेड करता हुआ और एसआरएफ की आज लोअर शेडो बहुत वाइल्ड है, बहुत वाइल्ड। डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। अब एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पंकज पांडे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से। पंकज, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पंकज, ये कल के पुलबैक में एक अहम भूमिका एचडीएफसी बैंक ने निभाई थी। कुछ पुलबैक हमने केमिकल्स में देखे और आईटी हालांकि कल पेन में था, हालांकि अब कल और आज में थोड़े सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं। एग्जैक्टली इस अर्निंग सीजन के ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने मार्केट्स को और इस लेवल को इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे रीड किया? आप लोग क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त और आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा?
शुक्रिया फॉर हैविंग मी। सो आई थिंक ओवरऑल अर्निंग सीजन के हिसाब से अगर आप देखें तो अर्निंग ग्रोथ काफी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही थी, एंड आई थिंक सरप्राइजिंगली स्मॉल कैप सेगमेंट में करीब जो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ थी वो 25% के ऊपर थी। अदरवाइज निफ्टी में अगर आप फाइनेंशियल्स को हटा दीजिए तो 15% की ग्रोथ थी। ओवरऑल जो हमारा एक्सपेक्टेशन है अगले 2 साल के लिए कि आपका मिड टीन मतलब 14-15% के पास में अर्निंग ग्रोथ होगी, तो हमारा जो निफ्टी का टारगेट है आई थिंक वो 25,000 लार्जली हमें लगता है कि वो मेंटेन रहेगा। और नियर टर्म में हमने देखा है कि ओवरऑल इलेक्शन ईयर में जनरली मार्केट आपका फेब मार्च के आसपास में बॉटम आउट करता है, वहां से मार्केट पिकअप करता है। एंड आई थिंक साइकोलॉजिकली भी देखिए तो 22,000 के लेवल पे मार्केट काफी टाइम से थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, एंड हमें लगता है कि आगे जाके इधर से मार्केट ऊपर ही जाएगा और करीब 22,700 का लेवल हम देख रहे हैं। जो चीजें हमें अभी अच्छी लग रही हैं वो आपका एक इंफ्रा और सीमेंट एज अ सेगमेंट लग रही है। आई थिंक ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे ओवरऑल वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एंड प्लस नंबर्स वाइज भी ओवरऑल अच्छे नंबर्स देखे गए हैं। तो आई थिंक एक जो सबसे बड़ी कंपनी है ऑब्वियसली एलएनटी है, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 4150 का है, वो हमें अच्छी लगती है। दूसरी है जो एनसीसी है, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 275 का है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनियों में डबल डिजिट टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ के काफी बेटर चांसेस निकल के आ रहे हैं। प्लस अगर सेकेंड हाफ में इंटरेस्ट रेट अगर आपके सॉफ्टन होते हैं तो आई थिंक इन कंपनीज को डेफिनेटली फायदा होगा। आई थिंक सीमेंट कंपनी में भी जो टीयर 2 सीमेंट कंपनीज हैं वो रिलेटिवली ज्यादा बेटर लग रही कंपेयर टू टीयर 1, बिकॉज टीयर 1 में हालांकि सब में आपको एबिटा पर टन इंप्रूवमेंट दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वॉल्यूम ग्रोथ सेलेक्टिव बेसिस पे है, बट जो टीयर 2 कंपनीज हैं वहां पे वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा है। अगर आप बड़ी कंपनीज देखेंगे तो करीब 16-17 की ईवी बाय एबिटा पे ट्रेड करती हैं, और जो छोटी कंपनीज हैं चाहे वो आपके जेके सीमेंट हो गए या आपके स्टार सीमेंट हो गए या फिर बिरला कॉर्पोरेशन हो गए या सागर सीमेंट हो गए, तो आई थिंक ये सब कंपनीज काफी रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो हमें ओवरऑल लगता है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में कंपनीज में थोड़ा एक बेटर मूवमेंट आना चाहिए, प्लस अर्निंग ग्रोथ का तो सपोर्ट रहने की पूरी उम्मीद है, बिकॉज इवन इस क्वार्टर में भी आपने एबिटा पर टन या एबिटा मार्जिन सभी के इंप्रूव होते हुए देखे हैं, और अगले क्वार्टर में हमें लगता है कि ये फर्दर इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। प्लस वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल ठीक ही ठाक है सेक्टर में, तो ऐसा कोई बहुत चैलेंजेस नहीं लगते हैं। एंड इसके अलावा जो सिलेक्टिव स्टॉक्स अच्छे लगते हैं वो कोल इंडिया है और एनटीपीसी है। आई थिंक इन पीएसयूज में जो ओवरऑल टेल फॉर ग्रोथ है वो काफी लॉन्गिश लगती है, तो ये दोनों कंपनीज भी हमें काफी अच्छी लगती हैं, जहाँ पे हमारा एनटीपीसी का टारगेट प्राइस करीब 400 रुपए है। तो ये एनटीपीसी में आप कह रहे हैं 400 तक के टारगेट्स। इनफैक्ट ये इंफ्रा कंस्ट्रक्शन सीमेंट की जो अपना सांस छोड़ा है, इसमें पेंट भी जोड़ेंगे कुछ देर में जब उस पूरे सेगमेंट की चर्चा करेंगे, और पंकज आपके इनपुट्स की जरूरत होगी तब। स्पीच रुचित भी हमारे साथ है। रुचित, आफ्टरनून, आपका इस घंटे का ट्रेड क्या है? जी वेरी गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एक शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा मेरी तरफ से, और वो है बाटा इंडिया में बिकॉली की तरह। सो ऑलरेडी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों से, और जो लोअर टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर है वो अभी भी स्टॉक में कंटिन्यूड है। सो हमें लग रहा है कि जो रीसेंट स्विंग लो सपोर्ट्स थे प्रीवियस क्लोज के, वो ये स्टॉक नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट कर सकता है। 1438 के स्टॉप लॉस के साथ में बाटा में शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह रही 1380 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। तो ये फिलहाल बाटा पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड 1380 तक टूट सकता है, और बाटा एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा है, या आपको ध्यान में रहा होगा। इनफैक्ट पूरा सेगमेंट अगर आप ध्यान दें, चाहे वो रिलैक्सो फुटवेयर हो, चाहे वो कैंपस में कल ऑफ कोर्स एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था क्योंकि ब्लॉक डील और वहां पर अच्छे खासे बायर्स निकल कर आए, लेकिन ये बाटा एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर है। पंकज, ये कंजम्पशन थीम के स्टार परफॉर्मर्स हुआ करता था, बाटा स्पेशली, ये पिछले पूरे फिस्कल में इसने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है। ऐसा क्या बदला है कंपनी के लिए? तो देखिए ओवरऑल कंजम्पशन थीम देखें तो पहली चीज ये कि ओवरऑल थी जब मार्केट्स चल नहीं रहे थे तो सारी कंजम्पशन थीम के स्टॉक्स चले, इनफैक्ट अर्निंग ग्रोथ से ज्यादा चले, इसीलिए सबके मल्टीपल्स काफी अच्छे थे। अभी अगर आप देखेंगे तो हर सेगमेंट में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये जो हिस्टोरिकल आउट परफॉर्मर्स थे वो शायद कुछ समय के लिए थोड़ा टाइम करेक्शन है, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन मोड में जा सकते हैं। एंड बाटा भी कुछ एक्सेप्शन में नहीं है, बिकॉज बाटा कहीं ना कहीं अपनी स्टोर को का रीअलाइनमेंट कर रहा था, प्लस वुमेन्स वेयर में और बाकी सारी कैटेगरीज में जा रहा था। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो बाकी चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आपके जितने भी कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं वो कहीं ना वो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए तो नहीं लगते।
ओके बाटा और 14 पे ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रेजेक्ट्री में। बाटा को एक बार जरा 4 पे लेके आएंगे, जो हर्षिता ने मार्क किया यहाँ पे, जिस वीकनेस का हर्षिता आई थिंक जिक्र कर रही हैं। बाटा इज ऑन द वर्ज ऑफ वेरी, आई थिंक जिसे कहते हैं ना, क्रिटिकल ब्रेकडाउन। 1 जून 2021 से लेकर अब तक की जो पूरी ट्रेजेक्ट्री रही है उसमें एक लो इसका एग्जैक्टली मार्च 29 का यहाँ पर, मार्च 23 का यहाँ पर परसिस्ट करता है और ये टूटा तो बहुत दूर तक इसमें अगर आप देखिए डाउन साइड खुला हुआ है। ह्यूज सेलिंग प्रेशर इसमें और अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 और 20 डे को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मीनवाइल मैं जरा कुछ ट्रेड्स लेके आऊँगा जरा। एक बार आप ओबराय की कॉल लेके आइएगा यहाँ पर, और ओबराय रियलिटी की 1370 की कॉल ये स्क्रीन पर रखिएगा। अभी अभी ये प्राइस जो है अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। 25-35 पे स्लाइटली एक्सपेंसिव, थोड़ा सा आगे जाते हैं 1380 पे जाते हैं, वो दिखाइएगा। शिल्पा जी जरा एक बार इस कॉल को रीड कीजिएगा मैम। ये चैनल ब्रेकआउट है, ये रेंज ब्रेकआउट है 50 डे का। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस ट्रेड को? प्लीज 1380 रखिएगा स्क्रीन पे। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक्चुअली ओबराय रियल्टी हमने कल से ही रेकमेंड किया है, मुझे बहुत पसंद है स्टॉक। कल ही हमने इसको 1400 का कॉल ऑप्शन 178 रुपए में हीरो जीरो करके दिया था, वो भी ऑलरेडी डबल हो गया, वो 17 रुपए ऑलरेडी आज टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे 1380 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 21 हाफ के अराउंड है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी के लिए आप यहाँ पे 16 का लगाइए, क्योंकि मोमेंटम है और ये आपको तुरंत एक 1400 तक एक ओबराय रियल्टी एक अप्रोच तो यहाँ पे लेगा ही। तो ये 21.5 वाला आपको जो प्राइस है वो आपको तुरंत टुवर्ड्स 30-31 चलेगा। दिस इज अबाउट 1380 कॉल ऑप्शन। ओके 1380 आप रिकमेंड कर रहे हैं शिल्पा जी? 1380 या 1380। ओके अभी एक सेकेंड, हमारे स्क्रीन पे जो प्राइस है ना वो 1370 का ही कोट हो रहा है। शिल्पा जी रिकमेंड कर रही हैं ओबराय रियल्टी की 1380 की कॉल। मैं वहाँ रख देता हूँ स्क्रीन पे कितनी है, ये 23 रुपये की है और ये 22% पे ट्रेड कर रही है। यस एग्जैक्टली ये सही प्राइस है, ये इस पे फोकस कीजिएगा। बहुत सारे देखिए स्क्रीन पे बहुत सारे जो है ना वो ब्रेकआउट्स विजिबल हैं। मैं एक बार मैंने ओबराय रियल्टी का जिक्र किया, मैं आपके स्क्रीन पे रखूँगा एक बार IGL, जरा IGL भी लेके आइएगा। इंट्राडे स्विंग्स क्लोजिंग में 442 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। रुचित आपका टेक IGL एग्जैक्टली ये पुल बैक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से है, या फिर इसके साथ ही मैं आपको एक विकल्प देता हूं कमेंट्स, दोनों में से क्या चीज करना चाहेंगे? दोनों का रिलेटिव चार्ट देखें तो कमेंट्स नो डाउट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो स्टॉक 5% ऊपर है, बट जैसे प्राइस वॉल्यूम एक्शन ये स्टॉक में हुआ है लास्ट आई थिंक 1 से 1.5 हफ्ते का कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो IGL में अब तक वो ब्रेकआउट पेंडिंग है, सो मैं वहां पे ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा। बट यस क्यूमेंस आई थिंक 2800 की तरफ ये मूव कंटिन्यू रह सकता है। कल हमने ABB में भी ऐसा मूव देखा था कि जहाँ पे एक दिन का प्राइस अप मूव अच्छा खासा था वॉल्यूम्स के साथ, लेकिन आज फॉलो मूव भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहा। सो आई थिंक ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट सक्सेस क्यूमेंस इंडिया के 2800 तक का मूव, आई थिंक ये जो करंट लिस्ट 2735 पे ट्रेड कर रहा है ये 2800 तक एक्सटेंड हो सकता है। अपॉर्चुनिटी कमेंट्स पर आपको साफ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ABB का थोड़ा सा रब ऑफ इफेक्ट ऑफ कोर्स कमेंट्स जैसे ट्रेड, सीमेंस जैसे ट्रेड्स पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कमेंट्री एक चीज जो कॉमन थी वो डोमेस्टिक मार्केट के बिजनेस को लेकर थी। वो सीमेंस ने भी कहा, कमेंट्स ने भी कहा कि डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। सीमेंस का स्टॉक भी इस समय आपको ऊपर ही दिखाई देगा। अच्छा एक और ट्रेड मैं आपके लिए मार्क करना चाहती हूँ, और या फिर एक पूरा पॉकेट निफ्टी IT स्क्रीन पर रखिएगा। यहाँ पर आपको याद होगा सुबह में अच्छी तेजी बनी, फिर एक स्लाइड आया, अब ये फिर से डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम इधर आ रहा है, करीब 355 अंकों का इजाफा साफ देखने को मिला है। इनफैक्ट मानस HCL टेक 1672 के आसपास क्या एक नया ट्रेड रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक सिर्फ आज ही नहीं इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते धीरे धीरे करके कोशिश तो कर रहा है पॉजिटिव साइड पर रहने की। सुबह में भी इस पर एक बाय कॉल आया था, क्या आप फॉलो थ्रू लेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 4-5 दिनों में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास कल बॉटम बना। अब अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको कंफर्मेशन दिखेगा हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, एक इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न जैसा बना है इंट्राडे चार्ट पे। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं।
1654 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1700 रुपए 1700 के टारगेट सेट करने हैं। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, क्लियरली 1700 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, तेजी की पोजीशंस में आप रहें, यहाँ पर एक्शन बनेगा। मिड कैप आईटी में भी थोड़ा सा चर्न देखने को मिला है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी के लिहाज से अगर आप देखें, सुबह का आपका बिरला सॉफ्ट अभी भी तेजी में ही दिखाई देगा, लेकिन दिग्गजों में ज़्यादा कैचअप अब इस लास्ट आवर में देखा गया है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आएंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का। ब्रिगेड के लिए दो डेवलपमेंट्स है। एक तो चेन्नई में ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के जॉइंट डेवलपमेंट का करार इन्होंने किया है। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 2000 करोड़ के रेवेन्यू की अपेक्षा है। साथ ही हॉस्पिटैलिटी साइड पर भी दरअसल कंपनी कुछ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाली है। इन सभी डिटेल्स पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ है ब्रिगेड ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रद्युमन कृष्ण कुमार। मिस्टर प्रद्युमन, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या डिटेल दे पाएंगे इन दो प्रोजेक्ट्स की? हाउ बिग इज दिस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट? Good afternoon. Thank you for having me on your show. As usual, ma'am, I'll speak in English because my Hindi isn't that great. So, yeah, we've signed a 16-acre land parcel in Chennai. We signed a joint development agreement yesterday. 16 acres in total. We plan to develop about 2.5 million square feet, which should have a realizable value of about 2,000 crores. It's located in a prime market of Chennai, so we plan to do upmarket high-rise residential over there. Joining me is Viren, who's very who keeps abreast of what's the action like in Gurgaon, because those properties are like skyrocketing. But what is the rough price going on at this point in time in Chennai if you have to look at a so-called premium or a luxury property? Well, there's a difference between, say, the southern markets and that of Bombay and NCR. No, we jokingly say that Bangalore's selling price is Bombay's margin. But having said that, in Chennai we should, typically look at rates of around 7,500 to about 10,000, depending on the micro market. Of course, core city areas will be higher, but this is typically the sweet spot as far as pricing in Chennai goes. But sir, what exactly happening in Gurgaon right now? I mean, prices are almost flying high. What kind of, I think, price hike possibilities we are expecting in Gurgaon market, especially in Delhi NCR market? Further appreciation in this zone? Sir, I don't have too much of an idea in terms of actual details of the Gurgaon market, because we focus our developments in the southern side, so Bangalore, Chennai and Hyderabad. While we'll have some color, but actual, in terms of what price increases might be, etc., I might not be aware of in Gurgaon. Is that attracting you, sir? Any plans to come to Delhi NCR market? No, sir, we are quite happy in Bangalore, Chennai and Hyderabad, the southern markets. We have a lot of depth over here. It's good markets, good metro cities. We are quite comfortable in these cities. It's large demand drivers are there here itself. And we continue to believe, sir, that real estate is a very regional play. One has to sink their foot, hands, everything, body fully deep into the market, grow the position in the markets that we are present in. Per se, you're saying roughly on an average 7,000 rupees a square foot. What kind of volume is likely to come off these prices for you? So, ma'am, for the next 1 year, we have planned about 11 million square feet of launches in the residential space. So that over the course of maybe 4 to 5 years of the project life, will earn about 10,000 crores at least as far as the realizable value goes. And we are planning these launches for the next 1 year. Further to that, some of these new properties, like the one that we have signed yesterday, will come on board. ओके अब मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली आपके क्लाइंट्स के और हमारे जो व्यूअर्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से मिस्टर कुमार ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। मुंबई और बेंगलोर मार्केट्स में अगले कुछ 6 से 8 महीने के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में आपके कितने लॉन्चेस होंगे? और सर एक और चीज़ बात, ये बिलीव है मार्केट का कि बाय द एंड ऑफ आई थिंक अक्टूबर और नवंबर, पॉसिबली बाय अक्टूबर, रेट्स थोड़े से कट होंगे।
ऐसे में क्या प्राइसिंग यहाँ से फर्दर स्ट्रांग हो सकती है क्या, स्पेशली रेजिडेंशियल मार्केट में? Yes, sir. So, out of the 11 million square feet, about 20% is going to be launched in Hyderabad in the next 1 year. 30% in Chennai and about 50% in Bangalore. This is the spread as far as the geographical markets go. In terms of pricing itself, I think we are in a good cycle right now where the sales momentum is good, the pricing is good. It's not something that happens often. So in that sense, we are in a good space. Now, as far as rates itself go, we have not been affected by rates. The rate increase that took place in the last, few quarters or so. But we are also hopeful that the rates will continue to, the pricing will continue to increase over the next year or so. If we just dial back, sir, a little to say 2015-16 pre-demonetization, markets like Bangalore, the size of the market itself was about 55-60 million square feet for residential absorption. Today, with all the increases that we see, we are still as a market size only at 50 million square feet or so. So there is still a large headroom for us to grow, both in terms of volume as well as in terms of realization. ओके अच्छा मिस्टर कुमार, यही चीज़ मैं आपसे पूछूं कि अगर ब्रिगेड के लिए आज की तारीख में एट प्रेजेंट कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों का रेवेन्यू मिक्स क्या है, और यही प्राइसिंग पावर आप देख रहे हैं अगले 1.5 साल में कमर्शियल में भी, और वहाँ पे डिमांड कैसी है इस वक्त? So commercial mein we have had a good sort of quarter. The previous one we have leased about 500,000 square feet. So our total size of our commercial portfolio, which is lease rental in nature, is about close to 9 million square feet, of which about 93-94% is leased. So we have seen strong demand both in SEZ and non-SEZ space. In fact, non-SEZ space is zero vacancy that we have. So there is good demand, sir, for the commercial space, both in terms of leasing as well as for sale. So if we are able to tenant a space, there are a lot of buyers who are looking for such spaces. They want commercial space where there is a tenant, there is rent yielding, and there is a secure sort of income coming out of those assets. On the hospitality side, you are going to be investing in that in the new project as well. What is your target in terms of how many rooms do you want to add on in the coming years, especially in the new fiscal? और roughly आपका क्या टारगेट क्या रहेगा कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट करेगा आगे जाकर आपके रेवेन्यूज में? So over the next 1 year, we plan to start construction of about 1,000 rooms. That is our current plan for the new hotels. We already have about 1,500 rooms operational, and we have about another 125 rooms that will come on board by the end of this calendar year. Say by Diwali, we should have 125 more rooms come in. So we are hoping that in the next 5 years to 6 years, we pretty much double our portfolio, closer to 2,800 to 3,000 rooms is what we plan. In terms of the hospitality revenue itself, we are currently, this financial year, we should close out in the range anywhere between 450 to 500 crores. And, the next financial year will be, slightly better than this, but with the increase in growth and in pricing as well as occupancies. So we'll have to see. We typically don't give guidance, so therefore I'm stopping myself with this, ma'am. No problem. Thank you very much for taking time out and answering all our questions. Good luck for the next project that comes under your way. Thank you. तो रियल एस्टेट में डिमांड की कोई कमी नहीं. ऑफ कोर्स चेन्नई का मार्केट है और गुड़गांव के प्राइसेस हैं. लेकिन ओबरॉय रियल्टी पर हम चर्चा कर रहे थे. पंकज, इस स्पेस में इस समय अगर नई खरीदारी किसी को करनी है, कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कई सारी, आपका गोदरेज है, डीएलएफ है, ओबरॉय में एक अच्छा मौका है, ब्रिगेड का हमने स्केल समझा. आप किस तरफ स्क्यूड करेंगे अपने आप को? So देखिए, ये स्पेस लास्ट ईयर अगर आप देखें तो करीब 60-70% चला है, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन काफी अच्छे हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के. बट आई थिंक फंडामेंटल्स भी ओवरऑल इंप्रूव हो रहे हैं. एक टाइम था जब इन्वेंट्री टॉप 7 सिटीज का करीब 50 मंथ्स के ऊपर था, जो अभी गिर के करीब 17 मंथ हो चुके हैं. तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री को एक प्राइसिंग पावर देता है. जो कंपनीज हमें स्ट्रक्चरली पसंद है, उनमें एक ऑब्वियसली ब्रिगेड है, बिकॉज
ब्रिगेड का सबसे अच्छी चीज ये है कि ये 4 से 5 साल से ज्यादा का डेवलपमेंट लैंड रखते नहीं है, तो इनकी बैलेंस शीट कभी हैवी नहीं रहती। इनका रेसिडेंशियल साइड में अगर आप देखेंगे तो डेट कैरी करते नहीं है। प्लस बाकी और बिजनेसेस भी अच्छे कर रहे हैं। आई थिंक 2023 में इनका जो रन रेट था एनुअल रेवेन्यूज का करीब 3-3.5 हजार होता था, और अभी इनका जो लॉन्च पाइपलाइन है अगले 1 साल में करीब 10 मिलियन के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये 7 से 8 हजार के जाने वाला है। तो आई थिंक काफी बेहतर ग्रोथ रेट ट्रेजेक्टरी पे है, कोई बैलेंस शीट को लेकर इशू नहीं है, तो ये कंपनी हमें ऑब्वियसली अच्छी लगती है। दूसरा जो कंपनी अच्छी लगती है वो महिंद्रा लाइफस्पेस है। आई थिंक कहीं ना कहीं जब ये कंपनी का थाने के प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च होना चालू होंगे तो हमें लगता है कि आगे जाके उसके भी सेल्स मोमेंटम वहां पे उसको मिलना चालू हो जाएगा। बाकी स्टॉक्स भी ठीक हैं, बट आई थिंक काफी चले हुए हैं। अगर वो करेक्ट होते हैं तो देन डेफिनेटली देखना चाहूंगा मैं, बट एट दिस पॉइंट टाइम आई थिंक ब्रिगेड एंड महिंद्रा लाइफ बेटर। ओके, रियल स्टेट पे आपने चर्चा सुनी। अभी यहाँ पे जरा वो ओबेरॉय रियल्टी की कॉल लेके आइएगा। 1380 की कॉल 23 की अभी अगर आप देखें करीब 26.5 होके आई। तो इस वक्त वाकई रियल स्टेट पे स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। और मैं अभी कुछ देर के लिए अगर आप देखें कुछ स्टेट्स पे कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। एक बार आप लेके आइएगा स्टॉक के पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 2726 पे आके ट्रेड करता हुआ। यस, ये ऑलमोस्ट डे हाई को स्ट्राइक कर रहा है इस वक्त। अच्छा मूव यहाँ पे है। बजाज ऑटो में मूव अच्छा है। ऑटो के कुछ स्टॉक्स सडनली आके डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है ना इस वक्त वो आ रहा है M&M में। प्लीज़ देखिएगा 1882। यस एग्जैक्टली। इसकी एक कॉल रखिएगा स्क्रीन पे 1800 नहीं, आप इसकी 1900 की कॉल रखिए। ये टाइम फ्रेम ऐसा है, ये थर्सडे हो गया, अब हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, और टेक्निकली हमारे पास सिर्फ आज और कल का सेशन बाकी है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए इस मंथ में। 1900 की कॉल रखिएगा। स्क्रीन पे ही ग्रिप में आई है कॉल। 27 पे ट्रेड करता हूँ। मानस आपका व्यू, इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। आई थिंक जितना एग्रेसिव फ्लैग हो सकता है ये उतना एग्रेसिव है। 27 पे आपका आउटलुक? बिल्कुल, मेरा व्यू भी काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी करीब 100 रुपए का मूव आपको M&M में देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसी एक्सपायरी में आपको वो मूव देखने को मिल जाए। तो 1900 वाला जो कॉल ऑप्शन 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 14 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना, और कम से कम 50 रुपए की टारगेट आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं। ओके, तो ये M&M वाला ट्रेड आप 1900 का कॉल लेकर चलेंगे, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी इस समय दिख रही है तेजी की। चलिए, अब हमने चर्चा की शुरुआत, अगर आपको याद होगा, की थी इंफ्रा कंपनियों के साथ। इंफ्रा सीमेंट, लेकिन एक सीमेंट कंपनी है जिसने एक बड़ी पहल दरअसल पेंट सेगमेंट में भी खेली है। जी हाँ, हम बात करें ग्रासिम की। बिरला ओपस ब्रांड के तहत पेंट कारोबार में फाइनली कदम रख चुकी है। पेंट सेगमेंट में कंपनी 10,000 करोड़ का निवेश कर चुकी है। अब पानीपत में अपने प्लांट का आज इन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने लुधियाना और तमिलनाडु के चैयार में भी प्लांट शुरू कर दिया है। आलोक प्रियदर्शी पानीपत में आज उस पूरे इनॉग्रेशन प्रोसेस में समारोह में इन्होंने भाग लिया है। उनको पहले जोड़ लेते हैं। आई एम श्योर एक बड़ी पहल और एक बड़ा आपने वो पूरा प्लान देखा है। किस तरह की टाइमलाइंस हैं, कब तक ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, क्या कुछ आपने सुना है, क्या फील मिल रहा है इस बड़े इनिशिएटिव की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किए गए उसमें साफ ये बात निकल कर सामने आई कि जिस तरह से कंपनी का सीमेंट का बिजनेस है और उस बिजनेस का जो नेटवर्क है, कॉन्ट्रैक्ट डीलरशिप नेटवर्क, उसको लेकर एक कंपनी काफ़ी बुलिश है। और जो पेंट पूरा बिजनेस है जिसमें उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है और 6,000 करोड़ अभी तक कर दिया है। और उसके तहत जो 3 प्लांट हैं, जो हरियाणा का, पंजाब का और तमिलनाडु का, उसको आज ऑपरेशनल कर दिया। उसको लेकर काफ़ी एक तरह से कहें ये है। और कुल मिलाकर 3 साल तक का ये जो प्लान आगे बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर हम 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा रेवेन्यू जोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जब 3,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा तो कंपनी का ये मानना है कि 3 साल के बाद कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो प्लान है कि 3 साल का ये एक तरह से कहें ये जेस्टेशन पीरियड है, उसके दौरान पूरे एक मार्केट पे और कोशिश की जाएगी कि अलग अलग जगहों पर, तो फिस्कल एंड में
मतलब इस फिस्कल एंड तक माना जा रहा है कि 6000 शहरों में पेनिट्रेशन होगा और 3 साल के अंदर पैन इंडिया ये कंपनी पूरी तरह से अपना पैर पसार चुकी होगी। तो ये टाइमलाइन है अभी कंपनी की तरफ से। और जो प्लांट लगाया है उन्होंने कहा है कि काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है, ऑटोमेटेड है और काफ़ी यहाँ पर फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा पेंट का कारोबार है जिसमें 80,000 करोड़ रुपए का पेंट का कारोबार है, कंपनी का कहना है कि वो 40% ऐड करेगी, यानी कि जो अभी सेकेंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर और फोर्थ प्लेयर है उसके बराबर अकेले ये कंपनी प्रोडक्शन करने की क्षमता रखती है। जो कुल जो क्षमता होगी 1332 मिलियन लीटर प्रति साल होगी। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी की और इसी के भरोसे और साथ ही साथ जो इनका डीलर नेटवर्क है सीमेंट बिजनेस में है उसके साथ कई तरह के ऑफर बंडल करके इंट्रोडक्टरी ऑफर में 2 लीटर पेंट एक्स्ट्रा देने की बात की जा रही है, डिस्काउंट देने की बात की जा रही है। तो इस तरह के जो एक तरह से कहें कि प्रमोशनल और जो इवेंट करके ये कंपनी चाह रही है कि 3 साल के अंदर दूसरे पोजीशन पे एटलीस्ट जो सबसे नंबर 1 पोजीशन several decades. At 1,332 million liters per annum, our capacity in the very first year of operation will be greater than the combined current capacity of the second, third and... Despite the option to scale up gradually, Birla Opus chose to establish aggressively pan-India operations from the very outset. We are also prepared to increase our capacity by nearly 500 million liters per annum at our existing locations in the next phase, that too at a significant lower incremental capital cost. तो ये इनफैक्ट बड़ा ऐलान 6 प्लांट्स कंपनी लगाएगी, 3 अब लगा चुके हैं जहां पर कारोबार शुरू हो गया है, 3 और प्लांट आगे लगेंगे। कैपेसिटी इस समय जो उन्होंने खड़ी की है 1332 मिलियन लीटर प्रति एनम की। जैसे बिरला साहब कह रहे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेयर्स की सारी कैपेसिटी जोड़ ले तो उससे ज्यादा है और वो कैपेसिटी का आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है। सबसे ज्यादा कैपेसिटी ऑफ कोर्स इस समय एशियन पेंट की है। हमारे साथ इसी पर और डिटेल में चर्चा करने के लिए अब जुड़ रहे हैं कौस्तुभ पावस्कर। कौस्तुभ एफएमसीजी सेक्टर पेंट इंडस्ट्री को काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं। कौस्तुभ, क्या एक बड़ा गेम चेंजर रहेगा बिरला ओपस? क्या एक चैलेंजर के तौर पर उभर कर खड़ा होगा? ऑब्वियसली बिकॉज अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे 1332 मिलियन लीटर की कैपेसिटी को ला रहे हैं मार्केट में, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इफ वी कंपेयर विद एशियन पेंट्स। और जैसे अल्ट्राटेक का डिस्ट्रीब्यूशन रीच है उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन रीच को वो लिवरेज करेंगे अपने पेंट्स बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो आई थिंक उनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है जिसके ऊपर वो लिवरेज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरह से उनका प्लान है कि अभी 1332 आगे चल के उसमें और 500 मिलियन लीटर वो ऐड कर सकते हैं। आई थिंक नंबर 2 प्लेयर की ओर वो बढ़ना चाहेंगे। इम्पोर्टेंट वो यही है कि वो कैसे अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, कैसे अपने आप को एक एस्टैब्लिश प्लेयर इस मार्केट में लाते हैं, इस स्पेस में। ये आई थिंक इसके ऊपर सबकी नजरें रहेगी। तो और मेरे हिसाब से जिस तरीके से लॉन्च वो प्लान कर रहे हैं उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा छोटे प्लेयर्स पे। एज वी नो दैट 20 to 25% इज अनऑर्गेनाइज्ड, सो ऑब्वियसली वहां पे उनको गेन मिल सकता है। छोटे प्लेयर्स पे उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी अल्ट्राटेक का एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रीच है जो ये लेवरेज कर सकते हैं अपने पेंट बिजनेस के लिए। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा एक लॉन्च है इस स्पेस में। ओके कौस्तुभ, आज के इस अनाउंसमेंट के साथ एग्जैक्टली उनका जो कैपेसिटी है और जो कैपेसिटी एडिशन का एग्जैक्टली जो रोड मैप है वो हमको मिल गया। मैं पूछना आपसे ही चाह रहा था कि जब हम क्वेश्चन करते हैं कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के थ्रू जो वो सीमेंट बेचते हैं प्लस वहाँ पे जो बिरला व्हाइट पुट्टी का जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपको लगता है वो प्लस B2B मार्केट में गवर्नमेंट के टेंडर्स, बिल्डर्स के टेंडर्स, बिल्डर्स से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 3-4 चीज़ों पे ग्रासिम बहुत जल्दी कैपिटलाइज कर पाएगा, ये आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। नॉट ओनली फ्रॉम B2B बट B2C और B2B में दोनों जगह पे ग्रासिम का एक अच्छा ये पकड़ है। तो आई थिंक दोनों जगह पे वो
ये मार्केट में अच्छा एक अपना पोजीशन बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल पेंट्स हो या गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट मार्केट या फिर गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वहां पे भी वो अपना एक अच्छा पकड़ बना सकते हैं। सो मुझे जैसे उनका प्लान है कि 3 साल में उनको 10,000 करोड़ का रेवेन्यूज करना है, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है। नॉट ओनली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, 145 आई थिंक प्रोडक्ट रेंज है उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो वो लॉन्च करेंगे मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूशन है, एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी डेफिनेटली रहेगी। कुछ वॉल्यूम्स वो ज्यादा देंगे कंपेयर टू व्हाट द करंट पेंट अवेलेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी के साथ वो मार्केट में उतर रहे हैं, प्लस उनके पास सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, तो उसका उनको डेफिनेटली फायदा होगा। इनफैक्ट ये ग्रासिम के प्लान्स है, लेकिन जो इनकम्बेंट्स हैं उनको कितनी कमर कसनी पड़ेगी कौस्तभ? क्योंकि 3 साल में अगर ग्रासिम कह रहा है कि हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू खड़ा करेंगे, एशियन पेंट्स थर्ड क्वार्टर में हमने देखा है करीब 9,100 करोड़ का रेवेन्यू है। इफ दे हैव टू स्टे वेल अहेड ऑफ ग्रासिम, उनको अपनी चाल में किस तरह की और तेजी लानी पड़ेगी? पॉइंट नंबर 1, ये एशियन पेंट का कितना मार्केट खाएंगे या फिर खतरा बर्जर, कंसाई और दूसरे छोटे प्लेयर्स को ही है? एशियन पेंट्स ने भी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान आउट किया है, तो अभी उनका जैसे 1750 मिलियन लीटर के आसपास उनकी कैपेसिटी है, जो आगे चल के 2600 टू 2700 मिलियन लीटर्स के आसपास होगी उनके कैपेक्स के बाद, बिकॉज उन्होंने भी 1500 करोड़ का कैपेक्स ऐलान किया हुआ है। तो ऑब्वियसली एशियन पेंट्स भी अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा। वो भी इनोवेशंस और नए प्रीमियम रेंज पे अपना फोकस कर रहे हैं और वहां पे वो काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। तो एशियन पेंट्स विल डेफिनेटली ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्ग प्ले इन द प्रीमियम टू लग्जरी काइंड ऑफ पेंट्स में, जहां पे उनका ग्रोथ काफी अच्छा है। एशियन पेंट्स भी अगर हम देखेंगे तो B2C, B2B दोनों सेगमेंट में अपना फोकस बनाए हैं, इंडस्ट्रियल्स में अपना फोकस बनाए हैं। हालांकि रियल एस्टेट और जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पे भी वो अपनी अपना एक शेयर इंप्रूव कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका फायदा होगा। और अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर एशियन पेंट्स के लिए वो एक कंप्लीट होम डेकोर प्ले के तरफ अपने को एक कंपनी की ओर देख रहे हैं खुद को। सो आई थिंक ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो उनको एक फॉर्मिडेबल पोजीशन में बरकरार रखेगी इन दी बिल्डिंग मटेरियल और होम डेकोर स्पेस। सो मुझे नहीं लग रहा है कि एशियन पेंट्स पे इनिशियली इतना इम्पैक्ट, ऑब्वियसली मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है पूरे पेंट इंडस्ट्री में, बिकॉज प्राइसिंग कंपटीशन रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स आएंगे, मार्केटिंग स्पेंड्स आएंगे, तो मार्जिन्स पे नियर टर्म पे इम्पैक्ट होगा। और जैसे मैंने कहा कि छोटे प्लेयर्स पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा, हालांकि एशियन पेंट्स पे होगा बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी लॉन्च के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। तो कौस्तभ, अब से आपको फिर ग्रासिम का शेयर भी ट्रैक करना पड़ेगा? I think along with the infra के साथ obviously ट्रैक करना पड़ेगा ग्रासिम का शेयर, because नंबर 2 प्लेयर है, बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी है मुझे लग रहा है कि एक बड़ा प्ले हो सकता है बिल्डिंग मटेरियल। तो इस समय आपकी कॉल क्या है? इफ यू वर गिवन मनी टू पार्क इन एशियन पेंट वर्सेस ग्रासिम, बेटिंग ऑन द पेंट बिजनेस, आप क्या प्रेफर करेंगे ट्रेड? एशियन पेंट्स तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही चलेगा। हमने पिछले 1 साल में देखा है कि एशियन पेंट्स में इतना ज्यादा मतलब मोमेंटम आया नहीं है। और हालांकि दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि एक तो उनके अगर हम ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री में देखेंगे तो मास एंड पे अभी भी स्लो डाउन है। मार्जिन्स इंपैक्टेड थे लास्ट ईयर, अभी मार्जिन्स इंप्रूव हो गए बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ में इतना कुछ इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। ये ग्रासिम के लॉन्च का भी एक हेडविंड था। तो एशियन पेंट्स में हम लोग ने इतना मोमेंटम देखा नहीं और मुझे लग रहा है अभी भी वो साइडवेज रहेगा, वैल्यूएशंस भी प्रीमियम है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कंपनी खुद को एक बड़ा प्लेयर करके लॉन्च करना चाहती है उसमें इन्वेस्ट करना बेटर लगता है, तो ग्रासिम पे हमारा बाय है।
कौस्तभ अगली बार तैयार हो के आइएगा। पहला प्रश्न अर्षिता आपसे बजर पे ही ग्रासिम पे ही पूछेंगे, पक्का बता रहा हूँ आपको। ये आखिरी क्वेश्चन इसीलिए था यहाँ पर, है ना। एनीवे, थैंक्स वेरी मच कौस्तभ, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गुफ्तगू में अपना पूरा आउटलुक शेयर किया आपने ग्रासिम पर। और इस बीच एशियन पेंट्स पे भी मार्केट्स अच्छा करते हुए निफ्टी अब याद रखिएगा ट्रेड करता हुआ डे हाई के क्लस्टर में 22,120। और याद रखिएगा कल का जो वीकेस्ट, मैं फिर यहाँ पे थोड़ी सी इंडेक्स कमेंट्री दूंगा। निफ्टी के पास एक एडवांटेज है इस वक्त, एंड दैट्स एडवांटेज इज रिलायंस। मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स का वो एक भाग है। रिलायंस एक एडवांटेज है। रिलायंस अभी इतनी, जब ये शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी 21,850 से, यानी 20 डेमा से, वो आके रुकी 21,965 पे, वहाँ से गई 22,020 पे, 22,020 से 1000 पॉइंट का, 100 पॉइंट का स्विंग। और ये अभी निफ्टी अगर रिलायंस चला तो 50 पॉइंट यहाँ से और ऐड कर दे टुवर्ड्स 22,170, 180। इस बात की बहुत पोटेंशियल है। मैं एक बात जो सुबह भी कह रहा था कि कल के डेटा का वीकेस्ट कॉल राइटर था 22,100, जिसको आज सुबह सुबह कोई चैलेंज नहीं मिला, बट अब उसको चैलेंज मिलता हुआ। तो 22,100 के ऊपर रिलायंस 50, 60, 70 पॉइंट ऐड कर सकता है। और देखिए देखते देखते 20 पॉइंट तो भी ऐड हो गए, तो लीजिए 40, 22,180 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच एक और एडवांटेज है निफ्टी को, जो कि निफ्टी बैंक को नहीं है, दैट्स आईटीसी। आईटीसी इस वक्त एक कर्व लेता हुआ और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। प्रशांत, पहले तो बताइएगा आईटीसी, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात को, मैं फर्दर इंडेक्स पे क्यों आया बोलने के लिए। आईटीसी 25 जनवरी के बाद फर्स्ट टाइम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है। प्रशांत, आपका इस वक्त का कॉल, और आईटीसी रिलायंस में से क्या पिक करना चाहेंगे आप? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। अगर दोनों में पिक करना है तो डेफिनेटली रिलायंस करूंगा, बट मुझे लग रहा है आईटीसी में रिस्क कम है। अभी हम 412 पे ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनली भी इसका स्टॉप 400 है, बट ओवरऑल अब मुझे लग रहा है कि 405 से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से भी इसको लिया जा सकता है। और आपका टारगेट होना चाहिए 425, जो कि होगा 20 दिनों की एवरेज। और एक बार ये 425 के ऊपर क्लोज देना शुरू कर दे, तब डेफिनेटली आप 435-40 तक के लेवल्स भी पोजिशनली देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए, डेफिनेटली किया जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आईटीसी पर व्यू हुआ आपका। इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? क्या आईटीसी पर ही बात करना चाह रहे थे या फिर कोई और ट्रेड लाए हैं? हर्षा जी, मेरा इस समय का ट्रेड है बिरला सॉफ्ट। मुझे लग रहा है कि मिड कैप आईटी में जो ट्रैक्शन नजर आ रहा है ओवरऑल आईटी स्पेस में, तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवर था और इसमें एक अच्छी डिप आई है, करीबन 813 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 800 के जस्ट नीचे 798 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट आपको रखना चाहिए करीबन 850, 850, जो कि ऑलमोस्ट इसका एक स्विंग हाई है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो 850 का टारगेट और 798 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। तो ये फिलहाल आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर ही बात हो रही है, एक मोमेंटम ट्रेड। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। RIL, ये ओपनिंग ट्रेड था जो रचना ने दिया 2970, इनफैक्ट फ्यूचर्स में 73 के आसपास ये ट्रेड पहुंच चुका है। 66, 67 के लेवल्स तो रफली कैश मार्केट में 3 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन फ्यूचर्स में अचीव हो गया। रचना जी, ये कैरी करना है ना ट्रेड? आप अभी भी म्यूट पर है मैडम। जी। हाँ। जो लोग पोजिशनली कैरी करने को तैयार है, दोज हु आर विलिंग टू गिव टाइम, उनके लिए 3000 का टारगेट रखा था हमने, वो अब उसके लिए निकल पड़ेगा। तो ये एक टारगेट हिट हुआ 2970 का, 73 के लेवल्स, लेकिन 3000 के लिए अगर आपने लिया है तो होल्ड कीजिए। ये रचना वैद का कॉल जहां पर टारगेट अचीव हो गया है। चलिए लेकर आते हैं अब आपके लिए 4 का चौका, और उसमें हमारे जानकारों ने तैयारी कर ली है। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी दे रही है, FNO सुपरस्टार। रचना जी, आपके पास आऊंगी, प्लीज माइक ऑन रखिएगा, म्यूट मत करिए। प्रशांत देंगे चार्ट का चमत्कार और पंकज जी देंगे मिड कैप फंडा। शिल्पा, पहले आप सस्ता ऑप्शन। हर्षिता जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा गोदरेज सीपी पे। गोदरेज सीपी बहुत अच्छे लेवल पे है, अगेन एक 1255, 1256 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 1280, 1300 डेफिनेटली आएगा। 1240 का अच्छा सपोर्ट है।
तो यहाँ पे एट द मनी कॉल ऑप्शन 1250 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 21 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 15 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 27-28 के बीच में रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 33 से लेकर 37 के भी लेवल्स आते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड गोदरेज सीपी 1250 का कॉल लेकर चलें। 21.35 पर है। 28, 30, 35 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक मोमेंटम यहाँ पर तेजी का बन रहा है। रचना जी बताइए चार्ट का चमत्कार। जी, चार्ट का चमत्कार के लिए मैं HAL के फ्यूचर्स देना चाहूंगी। सुपरस्टार, हाँ, सॉरी HAL का। ओके, और HAL राइट नाउ इट इज एट 3000। तो अगर हम इसमें 2985 का एसएल लगाएंगे तो यहाँ से ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट हो सकता है 3030 और उसके बाद 3050। ओके, HAL आपका बाय ट्रेड है। मीनवाइल जैसे कि हमने बात की थी अभी, निफ्टी हो जाएगा 22,180। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे 70 पॉइंट स्क्रीन पे जुड़ गए बात करते करते। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ ITC, ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस। दो स्टॉक फ्यूचर दिग्गज, वो एडवांटेज निफ्टी बैंक के पास नहीं है, पर वो एडवांटेज निफ्टी के पास था। एग्जैक्टली हमारी बात हुई थी 22,120 पे, 80 हो गया इंडेक्स। अब आते हैं अगले कुछ ट्रेड्स पे। आज का चार्ट के चमत्कार प्रशांत जी के सौजन्य से। प्रशांत जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी यहाँ पे अपोलो टायर्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है एक डिप के बाद, करीबन 522 पे ट्रेड कर रहा है और जो आज का लो बना है वो है 513। इसके नीचे 510 स्टॉप लॉस रखेंगे 510 और जो इसका टारगेट होगा वो होगा 540 से लेकर 545, 545। एक गैप है, मुझे लग रहा है वो फिल हो सकती है। सो 545 का टारगेट और 510 का स्टॉप लॉस। ओके, अपोलो टायर्स। और देखिए इस क्लोजिंग में कितने खूबसूरत ट्रेड मिले हैं आपको। वो ओवरऑल रियल्टी की कॉल थी, अब जरा वो M&M की कॉल देख लीजिए स्क्रीन पे। ट्रेड शॉर्ट कवरिंग में जो मिलते हैं ना वो बेहद शानदार होते हैं। M&M डायरेक्टर साहब एक बार रख दीजिएगा। अभी हमने वो पिक किया और अब डे हाई पर M&M का नया इट्स अभी कितने बात हुई थी 1885 पे, ये कॉल अब 28 की हो गई। मिड कैप फंडाइल चलते हैं अब पंकज जी के पास। पंकज जी क्या पिक करते हैं आप? तो देखिए, जो मैं स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा वो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स होगा। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 740 का है। देखिए, ओवरऑल अगर आप डिफेंस या इवन द स्पेस सेगमेंट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूसेज काफी बढ़ रहा है एंड ये कंपनी की कंपोनेंट या सब सिस्टम्स का सप्लायर है। एंड ओवरऑल इस कंपनी में जो हम टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट करें करीब 17% का, मार्जिन प्रोफाइल इसका करीब 19%, 20% से बढ़ के 22% होना चाहिए एंड उसकी वजह से इसका जो बॉटम लाइन ग्रोथ है करीब 35% का रहेगा। 40 का मल्टीपल हमने दिया हुआ है। ओवरऑल इस कंपनी में इनफैक्ट अगर जैसे आप सुखोई अपग्रेड वगैरह का भी बात करते हैं तो वहाँ पे एसआर रडार अभी सरकार लगाने का बात कर रही है, तो ये कंपनी उस वैल्यू चेन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ओवरऑल डिफेंस और स्पेस में जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगे, आई थिंक ये कंपनी काफी वेल प्लेस्ड है उस अपॉर्चुनिटी को राइड करने के लिए। इसलिए एस्ट्रा माइक्रोवेव हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से भी काफी अच्छा लगता है। ओके, एस्ट्रा माइक्रो आपके स्क्रीन पे करीब 645 पे ट्रेड करता हूँ। ये आपकी बाय कॉल है और 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आए थे। एक एक करके सारे ट्रेड्स रख देता हूँ जो कि हमने यहाँ पर शामिल किए। शिल्पा जी के सौजन्य से पहला ट्रेड आया था और वो था गोदरेज कंज्यूमर का कॉल 27-33-37 के लक्ष्य के लिए 2375 पे ट्रेड करता हुआ और 1250 की कॉल थी। उसके बाद जो ट्रेड पिक किया गया था वो था रचना वैद्य जी के सौजन्य से आया था आज HAL फ्यूचर्स 3030 के लक्ष्य के लिए और 3009 पे ट्रेड करते हुए। और प्रशांत जी के सौजन्य से आया आज एक और ट्रेड और ये था अपोलो टायर्स और एस्ट्रा माइक्रो जो है वो पंकज जी ने अभी भी कुछ देर पहले रिकमेंड किया। और स्क्रीन पे क्या हो रहा है, मेरी स्क्रीन से नज़रें नहीं हट रही हैं। निफ्टी को मोमेंटम देने वाला अब एक एक करके और स्टॉक्स आ रहे हैं। एक बार आप एक तो डायरेक्टर साहब मेरे को बताइएगा पैनल में मारुति किसकी कॉल थी और उसके बाद में एक स्टॉक और स्क्रीन पे रखूँगा। और इस वक्त एक स्टॉक और अपनी प्रेजेंस फील कराता हुआ जो कि डे हाई पर है, दैट्स कैनरा बैंक। मानस, एक तो आपका मारुति का ट्रेड बहुत अच्छा रहा। कैनरा बैंक ने मानस एक बात प्रूव कर दी कि मैं इवन अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में भी ब्रीच नहीं कर रहा हूँ। 579 डे हाई पर रहा। यहाँ पे कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पर अंडरटोन अभी भी बहुत
ऑनेस्टली मानस, मैं भी बहुत मुश्किल से ट्रैक रख पा रही हूँ आजकल कौन कौन से स्टॉक बैन में है, कौन सा निकल गया, इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। एक हफ्ता और फिलहाल इस सीरीज़ का उस लिहाज से आपने सही याद किया कि वो बैन में है 610 का टारगेट, फिर वो कैश वाला रहेगा, आप ये फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं ले सकते। अच्छा, टीसीएस स्क्रीन पर रखते हैं, करीब करिए टीसीएस का। आई थिंक ओवरऑल अगर आईटी स्पेस में देखें तो टीसीएस या एचसीएल टेक ये दोनों ही हेवीवेट्स में काफी अच्छा मूव आ सकता है। सो जो रीसेंट करेक्शन भी छोटे मोटे आए थे उनमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमने नहीं देखी थी। तो टीसीएस करंट लेवल्स पे आज का लो एग्जैक्टली उसके मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास है, तो 3970 का स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली बाय करें तो आई थिंक 4150 4170 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो 4150-70 के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, दिग्गजों में एचसीएल टेक और टीसीएस ही है जहां पर एक अच्छा खासा मूव तेजी का बन रहा है। तो बाय द वे, इस समय टाटा मोटर्स भी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ता हुआ, और एमएनएम में तो ऑफ कोर्स वीरू ने स्पॉट किया ही था टाइमली जो तेजी की पोजीशंस बनी है। चलिए, अब मार्केट में जो जिस तरह की स्थिति है, लग रहा था आज थोड़ा सा फीका दिन होगा, लेकिन एक बहुत जोरदार रिकवरी देखने को मिली है। अब इस मार्केट को कैसे पढ़ा जाए और यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा हमारे साथ है। मिहिर, आफ्टरनून, सुबह के सामने ये दोपहर वाला सत्र बहुत तगड़ा लग रहा है, इसीलिए शायद वीरू जो बीच में घर गए थे वो क्लोजिंग के लिए आ गए। आपकी अप्रोच इस मार्केट पर क्या रहेगी? बिकॉज आई एम गेसिंग ये इलेक्शंस तक ट्रेंड तेजी का रहेगा लेकिन वॉलेटिलिटी भी रहेगी, तो अपने आप को कैसे पोजीशन करना है, किस तरह के ट्रेड्स, किस तरह की अप्रोच रखी जाए? नमस्कार, मैं तो एक मीटिंग में बैठा था 1 घंटे से, और जब मीटिंग के पहले मैंने मार्केट को देखा था कुछ अलग सेंटिमेंट था, और जैसे आप कह रहे हैं अब मैं स्क्रीन को देख रहा हूं तो कुछ अलग ही मार्केट लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो सिचुएशन है न सिर्फ इंडिया में है, ग्लोबली भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि एक खास करके यूएस में जिस तरह से बॉन्ड मार्केट्स मूव कर रही हैं, एक दिन ये कहते हैं कि एक रिसेशन आ रही है, स्लो डाउन है, और दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन की कंसर्न बहुत ज्यादा है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है मैक्रो लेवल की यूएस में खास करके और डेवलप्ड मार्केट्स में, वो वॉलेटिलिटी थोड़ी हद तक हमारे यहाँ भी दिख रही है। सो मेरे ख्याल से इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हमारी जो लॉन्ग टर्म थीम्स और स्टॉक्स में जो श्रद्धा है, जो बेट्स लिए हुए हैं, जो कन्विक्शन है, उसी को होल्ड करके रखे। ट्रेडिंग और मैक्रो कॉल लेने के लिए काफी डिफिकल्ट मार्केट है। लेकिन मेरी जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। सर, ये मोर और लेस एचडीएफसी बैंक का जो इस बार का इंसिडेंट हुआ और जो प्राइस डैमेज हुआ अगेंस्ट नंबर्स, आपको लग रहा था कि वो थोड़ा अब वो मैच्योर हो चुका है, वो स्क्रीन पे प्ले आउट हो चुका है, और एक जो डिफरेंशियल सा क्रिएट हो गया था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, स्पेशली इन अर्निंग सीजन में, अब उसको प्ले करने का वक्त है थ्रू प्राइवेट बैंक्स, आपके मुताबिक? बिल्कुल, देखिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से प्राइस डिफरेंशियल्स पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो कम हुए हैं, जो गैप कम हुआ है जैसे आपने कहा, और प्लस बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल एक्चुअली देखें तो अंडर परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट करीबन 1.5 साल से। तो ये अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे अरसे तक रहा है, 1.5-2 साल हो गए कि निफ्टी से कम परफॉर्मेंस दी है फाइनेंशियल और बैंकिंग इंडेक्स ने। तो ये मेरे ख्याल से कैचअप करने का स्कोप दिखा रहा है, क्योंकि अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है मार्केट पे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबसे बड़ा जो सेक्टर है फाइनेंशियल्स, वो बाकी मार्केट को बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करते रहे, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। यस, थोड़े मार्जिन में इश्यूज थे, और थोड़ी सी शायद क्रेडिट ग्रोथ आरबीआई मॉडरेट करने का ट्राई कर रही है, कम करने का ट्राई कर रही है, बट वो मेरे ख्याल से अभी ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर इन जनरल आफ्टर दिस काफी लंबे अरसे के अंडर परफॉर्मेंस के बाद कैचअप करने का स्कोप दिखाती है। ओके, अच्छा सर, आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इस वक्त एक स्टॉक आज भी जो करीब 8% ऊपर है, एबीबी, कल करीब 11% ऊपर था अर्निंग्स के बाद। अच्छा, सिर्फ अगर आप नंबर्स को देखें, जस्ट फॉरगेट, आई मीन प्राइस सेक्शन को भूल जाते हैं, जिस प्रकार की मेहर जी इस बार एल&टी ने अपने नंबर्स रिपोर्ट किए, इन सभी कंपनियों में जितनी अब जिस परसेंटेज हाइक से इनकी ऑर्डर बुक बड़ी है, आपको लगता है कि अभी
प्राइस टारगेट्स आपको फिर रिवाइज करने पड़ेंगे एबीबी जैसे, एलएनटी जैसे और सीमेंस और केमिन जैसे स्टॉक की, और आपका कन्विक्शन कैपिटल गुड्स पे इस वक्त? बिल्कुल, तो हमारा तो सबसे बड़ा कॉल तो यही है कि इंडिया की जीडीपी नेक्स्ट 5-10 साल के लिए अगर 7% प्लस पे ग्रो करनी है तो ये फिजिकल एसेट क्रिएशन के बिना नहीं होगी, चाहे वो रियल एस्टेट में फिजिकल एसेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल एसेट हो, डिफेंस, रेलवे, और या तो फिर फैक्ट्रीज एंड प्लांट एंड बिल्डिंग और रोड्स में हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फिजिकल एसेट क्रिएशन है इंफ्रा, रियल एस्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग का, ये एक मल्टी ईयर थीम बन रहा है। और उसमें जैसे आपने सही पॉइंट आउट किया कि ऑर्डर बुक से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर बुक से हमें फ्यूचर की विजिबिलिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे ऑर्डर बुक ऐड होती जाती है हमारी जो ग्रोथ कन्विक्शन है वो ज्यादा बढ़ती रहती है। तो हमने बहुत बार देखा है कि जैसे अर्निंग्स के एस्टिमेट्स बढ़ते हैं उसके साथ वैल्यूएशन भी बढ़ती है। उसका मेन रीजन यही है कि जब अर्निंग्स बढ़ती हैं तो फ्यूचर में कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि आज अपने एक 100 रुपए एस्टिमेट किया था प्रॉफिट बनाएगी कंपनी, लेकिन हम लगता है कि FY26 में जो 100 रुपए बनने वाला था शायद 110 बनेगा, विच मीन्स दैट जो हमने एस्टिमेट किया था उससे फ्यूचर बेटर है। तो ये रीरेटिंग और अर्निंग्स एक साथ, पी और अर्निंग्स एक साथ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये एक सेक्युलर ट्रेंड है कैपिटल गुड्स का, वो चलता रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, तो ये सेक्युलर ट्रेंड कैपिटल गुड्स का चलता रहेगा, और ऑफ कोर्स हमने देखा है डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह की डिमांड है उसी को केटर करेंगी कंपनियां, तो वो भी काफ़ी रहेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि जब ग्लोबल रिवाइवल आए तो वहाँ पर भी बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, GMDC के लिए एक अपडेट आ रहा है कि FY25 के लिए 3041 करोड़ का कैपेक्स को मंजूरी मिल गई है। स्टॉक दिखाइएगा GMDC का 4.25% ऊपर, और जब से अडिया साहब दरअसल इस कंपनी के एडवाइजर बने हैं हमने देखा है बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक परफॉर्मर है। GMDC से बात छिड़ी है तो इनफैक्ट मिहिर, ये PSU कंपनियों में अब पोजिशनिंग क्या होगी? एक तो ये स्टेट ओन्ड एंटिटीज है GMDC जैसी, जहां पर ऑफ कोर्स हमने देखा है अच्छे मूव्स और अच्छे रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं, और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड जहां पर एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। इन लेवल्स पर भी क्या आप नई पोजीशन लेंगे, स्पेशली जहां पर कई फंड हाउसेस स्पेसिफिकली इस समय खास तौर से वो PSU ETF या PSU स्पेसिफिक फंड्स लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, PSU का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास कोल माइनिंग कंपनीज हैं, मेटल्स की कंपनीज हैं, दूसरी तरफ हमारे पास फाइनेंशियल कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज है, रेलवेज कंपनीज है। तो उसका स्कोप बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसमें जो फंडामेंटल्स है वो काफी अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज है, तो ये सब सेक्टर्स जो है वो काफी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो सारे पैक को एक तरह से व्यू देना, या तो एक व्यू देना, या तो एक तरह से उसको एनालाइज करना, मैं ये लॉजिकल नहीं समझता हूं। हम सेक्टर बाय सेक्टर देखें, स्टॉक बाय स्टॉक देखें तो बेटर रहेगा। विद इन दैट मुझे लग रहा है कि जो PSU बैंक्स है उसमें जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन थी वो मेरे ख्याल से अब कैचअप हो गई है। अब इनके रिटर्न्स मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के इनलाइन आने चाहिए, और व्यू तो वैसे पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर पे। डिफेंस वाली जो PSU कंपनी है उसमें मुझे लगता है रनवे बहुत ज्यादा है, नेक्स्ट 3 से 10 साल तक रनवे इसमें है, तो उनकी फंडामेंटल्स अलग है। कैपिटल गुड्स वगैरह की जो कंपनी है उसमें भी काफी अच्छा रनवे है। जो एक बंच है, मुझे लगता है उसमें कोई सेक्टर में नहीं कहूंगा, लेकिन एक बंच है जहां पे जो साइज इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फ्री फ्लोट कम है, और उसमें मेरे ख्याल से काफी स्पेकुलेटिव फ्रेंजी बिल्डअप हो रही है। तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा एक वैल्यूएशन का बहुत डेंजर जोन में जा रहा है, तो उस तरह की कंपनीज को मैं एक्चुअली अवॉइड करूंगा। तो ये स्टॉक बाय स्टॉक, सेक्टर बाय सेक्टर देखे और वैल्यूएशंस को ध्यान में रख के चलना चाहिए। ओके, मेरी जी आपसे बात करते करते एक स्टॉक ने कमाल कर दिया। दैट्स M&M। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लिखाइएगा, कहाँ पे बात की थी हमने? 1880-85 पे, 1915 ऑल टाइम हाई। क्या भागा है स्क्रीन पे? वो कॉल लेके आएंगे स्क्रीन पे जरा प्लीज, कितने की हो गई? वो थी 1900 की, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल थी, अब वो इन द मनी हो गई है, 35 रुपये हो गई स्क्रीन पे। ये क्लोजिंग ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही ट्रेडिंग। और वो देखिए निफ्टी कहाँ आ गया, ऑलमोस्ट 22,120 से बात हुई थी, 22,200 हो गया, 208।
एंड दैट्स ओनली आई थिंक रिलायंस और आईटीसी जिन्होंने जौहर दिखाया। पूरा बाजार एक तरफ और रिलायंस और ये आईटीसी का जौहर था, और एक एमएनएम का भी। सर ये ऑटो पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? और हमने जो डिलीवर करते हुए देखा इन 3 स्टॉक्स को, आई मीन टाटा मोटर्स को, एमएनएम को और आई थिंक मारुति को, मतलब हमारे तीनों कंपनियां इस वक्त शानदार तरीके से डिलीवर करते हुए सेकुलर मूव है। यही सेकुलर मूव हमने ऑटो में भी देखा था, मतलब टू व्हीलर स्पेस में, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स में। अभी यहाँ से और कितने अपसाइड की एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? ऑटो सेक्टर ऑलमोस्ट 4-5 साल के स्लो फेज से गुजर रहा था, और अब जो कैचअप हो रहा है मेरे ख्याल से मोमेंटम अब 1 साल से जो चला है वो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल और आराम से चल सकता है। तो जो पॉजिटिव सरप्राइजेस आ रहे हैं वो शायद कंटिन्यू रहे। और वैसे तो कार्स में मैं कहूँगा मॉडल बाय मॉडल चलती है, लेकिन अब ये सबसे बड़ी जो हमारी वन ऑफ द मल्टीनेशनल से जो लिस्टेड नहीं है उसकी लिस्टिंग की भी बात हो रही है, आईपीओ की बात हो रही है, तो उससे भी एक इंटरेस्ट मेरे ख्याल से सेक्टर में बढ़ेगा, और सेक्टर का वेट भी शायद इंडेक्स में बढ़ सकता है मार्केट में, क्योंकि ये काफी बड़ी कंपनीज की लिस्टिंग होने वाली है। तो मेरे ख्याल से डिमांड जो कंडीशंस है वो ग्रेजुअली इंप्रूविंग है, और इंप्रूविंग इन अ सस्टेनेबल वे है मुझे लग रहा है। और प्लस जो जो पेंटअप डिमांड थी जो, वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हमने ये साल देखी है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव नहीं है, और थोड़ी सी टेलविंड भी है, तो ये सेक्टर अभी भी नेक्स्ट 1 से 2 साल तक रिटर्न्स दे सकता है। जी, मैं समझती हूँ कि आप एक लिस्टेड एंटिटी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अनलिस्टेड एंटिटी जो शायद मार्केट में आएगी उसका तो नाम ले सकते थे। आप कैसे Hyundai की बात कर रहे हैं? जोक्स अपार्ट, टेक्नोलॉजी एक थीम है जहां पर आज हमने देखा है फिर से जान में जान आई है। एंड मैं स्पेसिफिक टू एनविडिया आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर वो बड़ा चिप का, वो बड़ा एआई का प्ले देखने को मिला है। अब अगर उस कंपनी के बिजनेस में इतनी ग्रोथ है, जो भारत में एआई को लेकर मिड कैप कंपनियां अपनी पोजीशनिंग मजबूत कर चुकी हैं, और अब जो दिग्गज प्लेयर्स भी उस बिजनेस को और फोकस में रखेंगे, यहाँ पर क्या उसी तरह के रिटर्न्स बन सकते हैं? देखिए, एआई का इम्पैक्ट कौन सी कंपनी में कितना आएगा, वो सर्विसेज कंपनी खास करके, क्योंकि हमारी सारी कंपनीज जो है आईटी की वो सर्विसेज कंपनीज हैं, तो इसका इम्पैक्ट एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो अपॉर्चुनिटी है कि जब एआई के मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं तो उसके लिए काफी सारा काम बढ़ेगा, बट ये नॉर्मल आईटी सर्विसेज वाला काम नहीं होगा, ये शायद एक बीपीओ टाइप का काम हो, केपीओ टाइप का काम हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स की जरूरत कम पड़ जाए, क्योंकि एआई से भी काफी सारा कोड लिख सकते हैं आजकल। तो लॉन्ग टर्म में शायद एक डैमेज भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म में एक छोटी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो मैं इसको स्टॉक बाय स्टॉक लेके चलूंगा, एक सेक्टर व्यू लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज आईटी पे आपका ठीक है। मीनवाइल निफ्टी में सुपर स्विंग, निफ्टी इट्स नाउ 22,221 और डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में और ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और डायरेक्टर साहब रिलायंस लेके आइए इस गुफ्तगू को, हमें आई थिंक बीच में थोड़ा सा पॉज देके एक टेक्निकल सेंस ले लेते हैं, क्योंकि एक सीरियस वन में कन्वर्ट हो रहा है ये, और ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूटर लास्ट 20 मिनट में इट्स रिलायंस। अब रिलायंस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन रिलायंस में एक फ्लैग का ब्रेकआउट है। रचना जी 2964 पर आपका प्राइस आउटलुक, क्योंकि ये इंडेक्स का हैवी वेट भी है, और इन आइसोलेशन रिलायंस पे आपका टेक। जी, रिलायंस पे मेरा टेक यही रहेगा कि दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड जर्नी, और यहाँ पे पोजीशन को जिन्होंने भी बनाया उनको कैरी करना चाहिए। ये स्टॉक बहुत ही जल्दी हमें 3000 का नंबर दिखाने वाला है, और ओवरऑल मार्केट में भी आज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से निफ्टी ने अपस्विंग जनरेट करा है, तो ये मूवमेंट भी कंटिन्यू होगी, तो इसमें रिलायंस का बहुत बड़ा रोल भी प्ले होगा और 3000 का नंबर भी दिखेगा की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा, बाय द वे इंडेक्स अक्रॉस द बोर्ड इंडाइसेस में अच्छी तेजी, अब सिर्फ 93 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में रह गई है। डीलिंग रूम और एसटीबीटी ट्रेड्स की तरफ चलेंगे। मिहिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज मार्केट बिग वॉइस में। इंडेक्स में जोरदार एक्शन, और मिड कैप इंडेक्स अब आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि वो लगभग 500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो सुबह में जब मार्केट ओपन कर रहे थे, जो तेजी बनी थी
और उसके बाद जो गिरावट आई, लेकिन ये जो रिकवरी स्क्रीन पर है क्लियरली ये सारे तेजी वाले खिलाड़ियों के लिए ही दिन बना है। एक बहुत तगड़ा मोमेंटम इस इंडेक्स में बनता दिखाई दिया। 2 सत्रों में लगातार 300 पॉइंट की जो करेक्शन देखने को मिले थे। अब चलते हैं डीलिंग रूम का चेक लेने के लिए। यतिन हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ गए हैं। यतिन बताइए कहां पर नजरें, किन स्टॉक्स की चर्चा? जी गुड आफ्टरनून हर्षदा। और देखिए निफ्टी में जो एफआई की बास्केट बाइंग है उसके चलते बहुत ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई पड़ी है। और दूसरे 2 स्टॉक्स जहां आज फोकस है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और डीलर्स का, उनमें सबसे पहले है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टॉक आज काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप डीलर्स की माने तो यहाँ BTST की ट्रेड आप ले सकते हैं 196 से लेकर 200 तक के टारगेट्स के लिए। और पिछले 15 मिनट में स्पेसिफिकली स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स के साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट 26 लाख शेयर से गिरा है, यानी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा नाल्को और डीलर्स इन जनरल मेटल स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश हैं। नाल्को एक स्टॉक है जहाँ उनको लगता है कि ऊपर के काफ़ी मोमेंटम वाले लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। कैश मार्केट्स में भी वो खरीदारी करा रहे हैं यहाँ। तो ओवरऑल नाल्को पे व्यू पॉजिटिव है और डीलर्स को लगता है कि मेटल्स में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और नाल्को एक स्टॉक है जहां डीलर्स जो है बाय कॉल दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, तो नाल्को में एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड ये रेडार पर आ रहा है और साथ ही साथ BEL भी इस समय डीलर्स के रेडार पर है। ये 2 स्टॉक्स जिनकी चर्चा हुई। 3.25% ऊपर BEL और नाल्को में भी करीब 2-2.5% का मोमेंटम है। चलिए अब तेजी के ट्रेड्स जो बाजार ने फिर आइडेंटिफाई किए हैं, गावा साहब बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए, क्या ट्रेड लेंगे BTST में? बिल्कुल लेना चाहिए, कैरी करना चाहिए। और स्टॉक है मेरा फर्स्ट स्टॉक आयशा मोटर्स। 3947 पर ट्रेड कर आयशा मोटर्स। स्टॉप लगाना चाहिए 3920 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 4000 के नजर आते हैं। आयशा मोटर्स ब्रेकआउट। आयशा मोटर्स 3946 पे ऑटो में एक अलग ही तेजी थी, याद रखिएगा इस क्लोजिंग में अच्छा मूव दिया। और मानस आपके कैरी करेंगे? देखिए रिकमेंडेशन SCL टेक पे है। SCL टेक पे एक BTST कॉल लेना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट है 1617 के ऊपर, वॉल्यूम बेहतर है। तो इसके SCL टेक के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1684 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 1664 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1725 1725 के टारगेट SCL टेक के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर ये है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड मानस दे रहे हैं HCL टेक। प्रशांत आपका ट्रेड? तो हर्षा जी मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्क्वीज नैरो रेंज में नजर आ रहा है RBL बैंक में। दूसरी बात, आज का जो वॉल्यूम बिल्डअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई अच्छी प्राइस एक्शन आ सकती है जो कि हमें गैप जो डेली चार्ट पे है वहां तक ले जा सकती है। वो गैप है 295 पे, तो 266 पे मेरी बाइंग रिकमेंडेशन होगी। पोजिशनल BTST हर तरीके से, स्टॉप लॉस रखेंगे 255 और जो टारगेट होगा वो होगा 290 290 290 के लिए एक अपॉर्चुनिटी RBL बैंक में तेजी की तरफ। शिल्पा आपका पिक? जी मेरा रहेगा BTST पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 282.40 पैसा। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 278 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है 286 से 290 के बीच आपको ये जल्दी मिलेगा। ओके, पावर ग्रिड और आपका कॉल शिल्पा जी। रचना जी आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे? जी थैंक गॉड मेरा कॉल किसी ने ले नहीं लिया अभी तक। मुझे देना है L&T फ्यूचर्स में लॉन्ग एंड L&T एज ऑफ नाउ 3364 पे है। पर यहाँ पे ये आज की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो दिखी है वो भी डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी शुरुआत है अभी और आगे स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम अगर 3345 का SL लगाएंगे तो अपसाइड पे हमें बहुत ही जल्दी 3385 एंड 3400 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो ये 3400 की तरफ जाएगा। रचना जी मुझे लगा आप बोलने वाली थी कि थैंक गॉड मेरा माइक म्यूट पर नहीं है, बट जोक्स अपार्ट। अब कौन बचा आखिर में? रुचित। हाँ रुचित आपका ट्रेड? BEL में खरीदारी की सलाह रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो प्रीवियस स्विंग हाई जो स्टॉक ने बनाया था उसके ब्रेकआउट के वर्ज पर और आज के जो वॉल्यूम्स हुए वो पिछले कुछ दिनों के एवरेज से काफी बेहतर वॉल्यूम्स हुए। सो आई थिंक ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड है, तो एक अच्छा फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे 191 के नीचे स्टॉप लॉस के खरीदारी करके जाए 201 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
तो ये फिलहाल आपके लिए BEL का ट्रेड, जो वैसे भी डीलिंग रूम में चर्चा हुई थी यतिन के साथ। शायद आप ही के डीलिंग रूम में इन्होंने फोन किया होगा आज। चलिए, लेकिन M&M वो स्टॉक है जहां पर हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। 3 दफा मैंने कह दिया, इससे 3 दफा पहले वीरू ने इसको स्पॉट किया। 3% के गेन्स। अब 3% के गेन्स के पीछे वजह है और खबर है। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में सरकार के PLI स्कीम को लेकर कंपनियां काफी दिलचस्पी दिखाने लगी है और महिंद्रा ग्रुप उसमें भी इंटरेस्टेड है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे सहयोगी परीक्षित लूथरा के पास है। परीक्षित, बताइए क्या सुन रहे हैं आप? सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि महिंद्रा ग्रुप जो है सेल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहा है। इस वक्त वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में शुरुआती दौर पे हैं। उनके पास eXUV 400 है। इस साल उनकी बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में आएंगी। लेकिन एक अपना सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे एक तो वो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया जो PLI के अंडर होता है, लोकलाइजेशन क्राइटेरिया है, उसको मीट कर पाएंगे और उससे उनके पूरे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी काफी कम होता है। तो प्रॉफिट्स के लिए, मार्जिन्स के लिए ये PLI इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो इस वक्त क्या हो रहा है कि महिंद्रा ग्रुप 2 से 3 जगहों को भारत में देख रही है जहां सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरुआत हो सकती है। 3 स्टेट्स में ये स्टडी हो रही है। जो हमें ये भी पता चल रहा है कि सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो ये महिंद्रा ग्रुप सेटअप करेगी, एटलीस्ट इनिशियल फेज में ये अपने कंजम्पशन के लिए और कैप्टिव कंजम्पशन के लिए होगा। बहुत जल्द इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। हमें सुनने में आ रहा है कि अप्रैल से पहले इस पे डिसीजन ले लिया जाएगा। ये बात कब शुरू हुई? कुछ ही दिन पहले एक प्री बिड मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की सेकंड ACC PLI स्कीम के लिए। उसमें 18 कंपनियां आई थी, रिलायंस, JSW, Hyundai, L&T, Exide, अमारा राजा और महिंद्रा ग्रुप भी उसमें एक कंपनी थी। हमें महिंद्रा ग्रुप के स्पोक्सपर्सन ने बोला कि वो अभी ये प्लान्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, बिकॉज अभी उनके पास एप्लीकेशन देने में थोड़ा वक्त है। बट पुरानी एनालिस्ट कॉल्स में भी अगर हम जाके देखें, Q3 के एनालिस्ट कॉल में भी जाके देखें, तो उसमें एक महिंद्रा ग्रुप की लीडरशिप ने एक हिंट दिया था। उनसे पूछा गया था बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। उन्होंने कहा था ये VW के साथ वो सोच रहे हैं, अभी कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया है। एक अंदर से इंक्लिनेशन है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में घुसें, लेकिन इसकी जो बेनिफिट्स हैं उनको वेरीफाई की जा रही हैं। तो हम ये बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि कम से कम 30 to 40 डेज में इस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। दिनों में ये डिसीजन आएगा। और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा जो लिस्टेड एंटिटी है, जो ऑटो कंपनी है, वो डिसाइड करेगी या फिर ये महिंद्रा सस्टेन के जरिए भी हो सकता है? क्योंकि वो भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक साइजेबल बिजनेस है जहां पर वो शायद बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे। परीक्षित, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सेल मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपने बोला रिन्यूएबल्स के अंडर भी आता है, लेकिन जैसे हम कुछ कंपनियों को देख रहे हैं जो सेल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर रहे हैं भारत में, जैसे ओला हो गया, JSW भी सोच रहा है, सब एक प्लांट एक रीजन के अंदर करने की कोशिश करते हैं। सब चाहते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है EV का, उसके पास सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो। तो शायद इसकी वजह से वो महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्टिकल है या महिंद्रा ऑटो के अंडर है, शायद उसके अंदर वो बिजनेस आए। लेकिन आपने ये सही बोला, इस पे अभी डिसीजन नहीं लिया गया, बट जो भी होगा ये कैप्टिव कंजम्पशन के लिए होगा, महिंद्रा ग्रुप के अपने व्हीकल्स के लिए होगा। इसीलिए वो स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया परीक्षित उन सभी डिटेल्स के लिए। तो परीक्षित लूथरा वो एक्सक्लूसिव खबर देते हुए कि महिंद्रा ग्रुप दरअसल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड है। अगले 30 से 40 दिनों में ये प्लान पक्का हो सकता है, इसीलिए वो स्टॉक आसमान छूता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अब ये एक ट्रेड जो खूब चला है, गाबा जी बताइए इसे कैरी करेंगे या नहीं? अच्छा, उससे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस। हम पहली बार 22,250 के पार निकले। 22,236 के आसपास इस समय ट्रेड है, लेकिन एक बहुत तगड़ा मोमेंटम निफ्टी ने हासिल कर लिया है। वीरू, कांग्रेचुलेशंस। दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत मुबारक। बोलिए। अब गावा जी अगला पड़ाव क्या रहेगा निफ्टी पर? 22,120 पर निफ्टी पर तो मुझे लगता है कि एक हायर जोन देखने को मिल सकते हैं और वो रहेगा पॉसिबली निफ्टी का करीब 25,000 का। उस वहां तक तो जाना चाहिए, लेकिन पहले 23,000 रहेगा, वहां जाएगा, फिर 24, फिर 25। लेकिन मुझे लगता है अपू ऑन है। जो जिस तेजी से निफ्टी बढ़ा है उसके अंदर नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए 23,000, फिर 24, फिर 25, लेकिन 23,000 पॉसिबल है। यस।
ओके, अब हम कल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि हम तो भाई आगे के 200 पॉइंट पे फोकस करते हैं, 250 पॉइंट पे। एक दिन पहले थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट ऑन वीकली चार्ट्स इट्स अ ब्रेकआउट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अब वीकली चार्ट्स पे आपने बहुत अच्छा किया, आज आप 22,200 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं मोर लेस, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है चीज़ कि रिलायंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा जो वो कंट्रीब्यूट करता हुआ, और दूसरा आईटीसी जो कि सिंक हो गया था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, वो 200 डेमा से निकल कर फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक 10 डेमा के ऊपर आ गया है। तो ये एक एडवांटेज है निफ्टी के लिए। निफ्टी पे अगर आपने लॉन्ग किया, आज जो हमारी अप्रोच थी 850 के ऊपर लॉन्ग करना है, बाय डिप्स करना है, तो रखिए, या फिर वो 22,120 पे कमेंट आया था तब भी जब मैं कह रहा था रिलायंस और आईटीसी चल रहे हैं, आप निफ्टी पे लॉन्ग कैरी कर सकते हैं कल के लिए भी, विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व। और वो जब मैं रिस्क बोलता हूँ तो रिस्क का मतलब समझ लीजिएगा, रिस्क का मतलब क्या है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए पिक्चर। रिस्क का मतलब है 20 डेमा, वो आज सुबह था 21,850, अब वो लेवल थोड़ा सा और बढ़ के 21,880 पे आ गया है, वहाँ तक का रिस्क लेने की क्षमता है, तो इट्स बाय एट दिस प्राइस ऑल्सो। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, याद रखिएगा बैंक निफ्टी, वो मैंने आज भी कहा था, कल भी कहा था और परसों भी कहा था, टिल द टाइम ये 47,200 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एक क्लोज ना दे दे। 47,200 क्या है, याद रखिएगा 47,200 से लेके 48,500 इसकी ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री है। जब तक क्लोज ना दे दे तब तक ट्रेड कैरी मत कीजिएगा, डे ट्रेड कीजिए, जैसे आज आपने सेकंड बेस या फिर निफ्टी पे हमने सेकंड बेस को बाय किया। बट एज ऑफ नाउ कन्विक्शन कंसिडरिंग रिलायंस, आईटीसी, एलएनटी एंड ऑटो और आईटी ज़्यादा बन रहा है निफ्टी पर। अब आइए जरा आप एक बार स्टैट्स पे जो डेरिवेटिव्स के हैं वो क्या कह रहे हैं। लॉन्ग 81, 73 में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट 24 में और लगभग 6 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, दैट्स गुड। ये अच्छा आंकड़ा है। और अगर आप इस कंसोलिडेट फिगर को देखें तो ये आती है करीब 174, तो ये ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आते हैं लॉन्ग के स्टैट्स की तरफ। लॉन्ग कहाँ पे बने और लॉन्ग कहाँ बने। एबीबी सेकेंड डे कंसेक्यूटिव सेशन में पोस्ट अर्निंग्स, कमेंट्स अगेन इसी स्पेस का। ओबरा रियल्टी में हमने क्लोजिंग में एक बेहतरीन ट्रेड पिक किया, अच्छा गया वो ऑप्शन ट्रेड। इंडियन होटल्स में करीब 4% का मूव एट ऑल टाइम हाई। बीएल में स्ट्रॉन्ग मूव 4% का। हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट कवरिंग, वोडाफोन आइडिया में शॉर्ट कवरिंग। आरबीएल सुबह से स्ट्रॉन्ग, उस वक्त भी स्ट्रॉन्ग था जब बैंक निफ्टी कोलैप्स कर रहा था। बाकी इंडिया सीमेंट्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ था, इंडसइंड बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, बाटा। और आप देख लीजिए ऐसा शॉर्ट बिल्डअप के बावजूद अगर आप देखें बैंक निफ्टी चला, क्यों? मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा, हालांकि अभी टाइम नहीं है। बट लॉन्ग अनवाइंडिंग आईओसी, बीपीसीएल, बायोकॉन, अबाउट इंडिया और आईसीआईसीआई प्रू, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक बार जरा आप एचडीएफसी बैंक लिया, ये मैं एक चीज़ बात कहना चाह रहा था। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आप यकीन मानिए कल भी 1400 की पुट बिकी हुई थी इसकी, आज भी इसकी 1400 की पुट खूब तहजीब से बिकी हुई है इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, जो अगली 29 तारीख को एक्सपायर होगा। और इसीलिए ये 1400 के लेवल से आज रिकवर कर गया। इसकी 1400 की पुट बिकी हुई है, एसबीआई की पुट्स बिकी हुई हैं, और साथ ही साथ आपका एक स्टॉक और आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक की, उसकी भी 1050 की पुट खूब बिकी हुई है। और वही एक कारण था कि यहाँ से अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ गई। मारुति इस कार्यक्रम का और एक एमएनएम इस कार्यक्रम का सबसे इंप्रेसिव कॉल रहा, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से एक कमिंस इंडिया, ओबरा रियल्टी, ये भी दो कॉल्स बहुत अच्छी रही। और हर्षदा, मारुति एंड एमएनएम दोनों स्टॉक्स आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज होते हुए। हर्षदा। जी हाँ वीरू, बहुत तगड़ा एक्शन इन दोनों काउंटर्स ने दिखाया। वैसे एक और ऑटो स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी रफ्तार बनी है, मानस जाते जाते इस पर भी राय प्लीज दे दीजिए। बजाज ऑटो करीब 8,532 के लेवल्स, और यहाँ पर आप देखते ही देखते 3.5% के गेन्स आपने गेन कर लिए हैं। बिल्कुल, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि जो करेक्शन था 2 दिन का वो कंप्लीट हुआ है। जो ट्रेंड था अब उस ट्रेंड में फिर वापस आया है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 300 पॉइंट की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अगर एक टारगेट सेट करने होंगे तो 8850 8900 की रेंज में होंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 8300 के नीचे रहेंगे। तो एक मोमेंटम ट्रेड 3.5% ऊपर, इसको कैरी करने का फिलहाल इरादा मानस का। यहाँ पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए अब आते हैं, आपको दिखाते हैं आज की क्लोजिंग वॉल पर।
निफ्टी 181 पॉइंट ऊपर 22,237 के लेवल्स पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। मेरे ख्याल में आज हम ऑल टाइम क्लोजिंग हाई पर आते हुए दिखाई देंगे। ये दिन अच्छा बीता है। निफ्टी बैंक सुबह में जो 500 पॉइंट तक टूटा था, अब सिर्फ 45 अंकों की गिरावट रह गई है, तो यहाँ पर एक बहुत तगड़ा इजाफा बनता दिखाई दिया है। अब देखिएगा, निफ्टी आईटी ने इनफैक्ट लीडरशिप पोजीशन ली थी सुबह में, बीच में लगा कि फिजल आउट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जोर पकड़ा निफ्टी आईटी ने, करीब 700 अंकों का इजाफा बनता दिखाई दिया है। साथ ही साथ ऑटो इंडेक्स, वहां पर अच्छा खासा जोर, ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, करीब 1.5% तक का इजाफा, 350 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली है। रियल्टी काउंटर्स में फिर जोश था, फिर तेजी बनी, वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। एक खबर जो आपको फ्लैश होती दिखाई दे रही है जाते जाते, वोडाफोन में मेंशन कर रही हूँ, कल देखते हैं यहाँ पर कितना और फॉलो थ्रू आता है। वोडाफोन 16 रुपए 40 पैसे पर 7% आज भाग गया है, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला बेसिकली कह रहे हैं कि टेलीकॉम बिजनेस को लेकर ये कमिटेड है, नए निवेशक लाने की कोशिश जारी है, नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। स्टॉक 6.5 से 7% ऊपर है, तो ये अभी खबर आई तो आपकी नजरें होनी चाहिए। आज के आउट परफॉर्मर्स फटाफट से इंडेक्स वाले, जो टॉप ट्रेडेड काउंटर रहा है वो ऑफ कोर्स क्लोजिंग पर आपको बजाज ऑटो दिखाई देगा। इसके आगे फिर आप देखिएगा HCL टेक जैसे स्टॉक्स, TCS जैसे स्टॉक्स में खूब तेजी बनी। आज ABB के लिए एक और सत्र जहां पर 8% तक का इंट्राडे गेन इसने अपने नाम किया, वहां पर बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला था। वायदे बाजार में आप ध्यान दीजिएगा, कमिंस ने फॉलो थ्रू दिखाया है, वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिड कैप साइड पर देखने को मिला। ग्रासिम और एशियन पेंट, ये दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ग्रासिम इसीलिए क्योंकि ये पेंट बिजनेस में उतर रहे हैं। आज बिरला ओपस की दरअसल इन्होंने वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कमीशन कर दी हैं। एशियन पेंट सुबह में कमजोर था, लेकिन 3000 के ऊपर का क्लोज दिखाता हुआ। ग्रासिम 3% टूटा था, फाइनल क्लोज पॉजिटिव साइड पर आया है, लेकिन PSU साइड पर एक बहुत तगड़ा पुल बैक है, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे वो NTPC हो। इसीलिए हमने देखा है आज CPSE इंडेक्स भी करीब 1.5% ऊपर। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर ऑन द बेल, जहां पर निफ्टी 22,217 के लेवल्स पर क्लोज दिखा रहा है। प्रोविजनल आंकड़ा 162 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। गेनिंग साइड पर ITC भी शामिल था, M&M की हमने चर्चा की, L&T देखिए, इन्फी का आउट परफॉर्मेंस, एक्सिस में खरीदारी लौटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा योगदान रहा है आज के इस मूव में। बैकफुट पर आज HDFC और इंडसइंड बैंक रहे हैं, कोटक भी, SBI भी, BPCL, IOC, HP, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के अंश बने रहे। टाटा ग्रुप में टाइटन और टाटा कंज्यूमर, टाटा ग्रुप की जो कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनियां हैं, वहां पर हमने देखी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज के आज। तो ये है फिलहाल आपके लिए क्लोज 22,217 पर निफ्टी जाकर टिका है। फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट, जो आशीष और नीरज के बीच मुकाबला रहा। आज नीरज ने आज ABB पर दाव खेला तो 9% की गेंस वहां। प्रताप स्नैक्स तेजी में रहा है आज 4% ऊपर। श्री रेणुका ऑफ कोर्स वो FRP बढ़ी है तो उसका एक थोड़ा सा ओवरहैंग। सूला उतना नहीं चला जितनी अच्छी खबर थी, सिर्फ 1% की गेंस। आशीष के लिए ग्राउंड एंड व्हील 15% ऊपर, बोनस पर विचार होगा आने वाले हफ्ते में। एमटार 6% भागा तो अपोलो माइक्रो और PVP वेंचर्स में भी 5% तक की तेजी देखने को मिली। तो हर्षदा, आपको भी मुबारक हो। और एक बात तो है हर्षदा, आपके परिधान का ये रंग जो है ना, वो बुल्स को भड़काता बहुत है? हाँ। ये प्रूव हो गया। वीरू सुबह में लगा था कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। आपको याद होगा हम जब 10:30 बजे नीरज जी को हैंडओवर दे रहे थे तो ऐसे हम चर्चा कर रहे थे कि क्या रंग बदल लेना चाहिए, लेकिन काम आ गया। जब तक 20 डेमा है हर्षदा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्राइडे। अब धीरे धीरे करते करते सरकते सरकते आ गया है वीकेंड, यानी शुक्रवार। सुबह कल फिर मुलाकात होगी हर्षदा, मेरी, नीरज जी की, आशीष की और अनुज की मॉर्निंग कॉल में, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।